मास्टर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी पावर्स के साथ एक बड़ा सा पाँव बनाती है और उस पावर के साथ जुंची के ऊपर अटैक करती है। वो जुंची को अपने पाँव के नीचे दे देती है। एनर्जी से बना हुआ बड़ा सा पाँव जुंची को अपने नीचे दबा देता है। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उस बड़े से पाँव के सेंटर में से कोई चीज उस पाँव को चीरती हुई उसके अंदर से बाहर निकलती है। तो वो एक ड्रैगन होता है। तुम्हारा जुंची ड्रैगन सोल को यूज करता है। तो वो ड्रैगन सोल उस पाँव को चीरते हुए ऊपर की तरफ निकलती है और बड़ी स्पीड के साथ ऊपर जाते हुए मास्टर गुइजी को जख्मी कर देती है। मास्टर गुइजी जख्मी होकर ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है। जबकि नीचे हमारे जुंची की तरफ दिखाते हैं कि हमारे जुंची ने अपनी 2 उंगलियों को ऊपर की तरफ किया होता है, बड़े स्टाइल के साथ वहां पर खड़ा होता है, यानी कि हमारे जुंची ने अपने ड्रैगन को रिलीज किया होता है। ये देखकर तो उसका अपना जो भाई होता है, यानी उसका भाई या फिर उसका लवर हो सकता है, वो भी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। गुइजी ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है और बुरी हालत में होती है। जबकि सभी देखने वाले काफी ज्यादा अमेज्ड हो रहे होते हैं। वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें ये नजारा वैसे कहां पर देखने को मिलना था। एक जूनियर ने, जो कि यहाँ पर जूनियर कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, इसने लू चैंगशेंग की मास्टर जो कि गार्ड्स एम्परर के नीचे आती है, यानी कि उसके गार्ड्स एम्परर्स के बाद उसका लेवल आता है, उसको बड़ी आसानी से यहाँ पर हरा दिया। वो ग्राउंड में किस तरह बुरी तरह जख्मी होकर पड़ी है। तो बुड्ढा गार्ड एम्परर भी इस बात से काफी हैरान हो रहा था और कहता है ये किस किस्म की पावर है। एक जूनियर ने यहाँ पर एक सीनियर को हरा दिया, वो भी इतनी आसानी के साथ। उनके पीछे जो एक बुड्ढा मास्टर होता है जो कि टियानजी राम से होता है, वो कहता है मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर 9 ट्रेबुलेशंस की पावर को यूज किया। इसने यहाँ पर हिमनली डाव को कंट्रोल करना सीख लिया है। हिमनली डाव को कंट्रोल करना सीख लेता है, उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। वो तो एक गार्ड एम्परर को भी आसानी से हरा सकता है। बुड्ढे गार्ड एम्परर से कहते हैं ये कौन सी हीवन की पावर है, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ ही जुंची भी वहाँ पर सोच रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारे जुंची ने वहाँ पर सभी को हरा दिया होता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। वो सामने लू चैंगशेंग की तरफ देखता है तो वो वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। इसी के साथ ही मास्टर चूही वहाँ पर अनाउंस करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर जुंची और लू चैंगशेंग की बैटल कंक्लूजन पर पहुंच चुकी है। जुंची ने इस बैटल को जीत लिया क्योंकि लू चैंगशेंग हार चुका है। तो मैं जुंची कहता है क्या मैंने इस बैटल को जीत लिया है, क्या मैंने यहाँ पर लू चैंगशेंग को हरा दिया। फिर साथ ही उसे झटका लगता है। मैं जुंची कहता है हाँ ये तो वाकई में सच है, मैंने इस बैटल को जीत लिया, मैं पहले नंबर पर आ गया और मैंने लू चैंगशेंग को हरा दिया है। तो मास्टर चूही उसे कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि तुमने यहाँ पर लू चैंगशेंग को हरा दिया। इस कंपटीशन के तुम विनर हो, तुम इस जान गार्ड कॉन्फ्रेंस के विनर हो, तुम नंबर 1 गार्ड सन बन चुके हो। ये वाली बात सुनने के बाद सोंग स्नो राम के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में जितने भी यंगर गार्ड जनरेशन के लोग हैं उन सभी में सबसे नंबर 1 पर आ चुका है, क्योंकि लू चैंगशेंग पहले रैंक नंबर 1 पर था, अब जुंची उसके ऊपर आ चुका है। तो हमारे सोंग स्नो राम के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। ये हमारे सोंग स्नो राम का डिसाइपल और अब ये यहाँ पर जान कॉन्फ्रेंस को जीत कर नंबर 1 गार्ड बन चुका है, यानी कि डिसाइपल्स में से। मास्टर मोबिंग जान भी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि जुंची की ख्वाहिश यहाँ पर पूरी होगी, पहले नंबर पर आने की। इसी के साथ दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर गुइजी के साथ जो दूसरा बंदा होता है, पता नहीं इसका बॉयफ्रेंड है या इसका ब्रदर है, वो जाकर मास्टर गुइजी को उठा लेता है। वो जख्मी होती है, उसको जाकर उठाता है, फिर जाकर वो लू चैंगशेंग को उठाने लगता है। तो इसी के साथ ही वहाँ पर उसे कहा जाता है, मास्टर चूही उसे कहते हैं किंग ऑफ द होली यूनिवर्स तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो किंग ऑफ होली यूनिवर्स कहता है कि मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मास्टर चूही उसे कहते हैं तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। मास्टर लू गुइजी ने यहाँ पर हमारे इंटरनल स्काई राम के रूल्स को तोड़ा है और स्काई रूल्स के तोड़ने के साथ साथ इसने एक जूनियर के ऊपर भी अटैक किया है। क्या तुम इस बात को लाइटली ले रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि इस बात के ऊपर तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए? तुम्हारी होली ईव्स राम के लोगों ने यहाँ पर रूल्स को तोड़ा और जूनियर के ऊपर अटैक किया। अपनी मास्टर गुइजी को इतनी आसानी से यहाँ पर से लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। सामने वाला बंदा मास्टर चूही से कहता है लू गुइजी मेरी बहन है और इसके साथ साथ लू चैंगशेंग मेरा बेटा है, हम लोगों का होली ईव राम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर हमें यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो वो हमारी फैमिली देगी, ना कि होली ईव राम जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली है। हाँ शिपा ठीक है कि मेरी बहन लू गुइजी ने जहाँ पर बहुत ही बुरा किया, इसने जूनियर के ऊपर अटैक किया, मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस वक्त ये बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, इसलिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे मुझे अपने साथ लेकर जाने की इजाजत दे दें। मैं इसे वापस लेकर जाऊंगा, इसको ठीक करूंगा। जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये यहाँ पर खुद वापस आएगी। वापस आने के बाद गार्ड एम्परर से आकर अपनी सजा मांगेगी। क्या आप इसको क्या सजा देना चाहते हैं? आप इसको सजा दे सकते हैं। मास्टर चूही से कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर वापस आने की जरूरत नहीं है। गार्ड एम्परर ने यहाँ पर फैसला सुना दिया है। गार्ड एम्परर ने कहा कि ये लड़की यानी कि जो तुम्हारी मास्टर गुइजी है ये पूरे 1000 साल तक हमारे इटर्नल स्काई राम में बिल्कुल भी नहीं आ सकती, ये यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकती, इसे यहाँ से लेकर जा सकती और तुम लोगों को यहाँ पर वापस आने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग यहाँ पर से जाने लगे हैं। तो वो मास्टर लू जो होते हैं वो अपने साथ साथ अपनी बहन और अपने बेटे दोनों को उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तो उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद बुड्ढा गार्ड एम्परर और बाकी के जो एम्परर्स होते हैं वो तीनों एम्परर्स भी वहाँ पर जुंची के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बुड्ढा गार्ड एम्परर कहता है कि जुंची और लू चैंगशेंग तुम दोनों की जो फाइट थी ये वाकई में एक बहुत ही अमेजिंग और थ्रिलिंग फाइट थी। इस वाली फाइट को तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा क्योंकि इस तरह की फाइट हमने पहले कभी नहीं देखी। तो अब हम लोग यहाँ पर फाइनली अपनी जानशन कॉन्फ्रेंस को खत्म कर सकते हैं, यानी कि बैटल ऑफ गार्ड्स को यहाँ पर खत्म किया जाता है क्योंकि हमें हमारा विनर मिल चुका है। इसी के साथ ही वो यहाँ पर रिवार्ड्स के बारे में बताते हैं और कहते हैं तो यहाँ पर लू चैंगशेंग, शुई जिंगजुई और जुन जीली इन चारों को सन्स ऑफ गार्ड कहलाते
आते हैं इन सभी को हम लोग यहाँ पर गार्ड कॉन्फ्रेंस में बधाई देते हैं और सभी लोगों को यहाँ पर इनाम भी दिए जाएंगे। जुनची जो कि गार्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस यानी जो जितने भी यंगर जनरेशन के गार्ड्स हैं 4 गार्ड्स में से सबसे नंबर 1 पर है। यहाँ पर स्पेशल इनाम दिए जाएंगे, स्पेशल इनाम दिए जाएंगे जो कि चारों गार्ड एम्परर्स की तरफ से होंगे। इसी के साथ ही ब्रह्मा एम्परर का भी सीन दिखाते हैं। ब्रह्मा एम्परर जो कि बुढ़े गार्ड एम्परर के पीछे खड़े होते हैं उसे कहते हैं रुके तो सही, मेरी बात सुने, मुझे यहाँ पर इस लड़के से कुछ पूछना है, क्या मैं इस लड़के से कुछ पूछ सकता हूँ? बुढ़े गार्ड एम्परर से कहते हैं अब तुम इस लड़के से क्या पूछना चाहते हो? ठीक है तुम पूछ सकते हो। तो ब्रह्मा एम्परर से कहते हैं जुनची मैं यहाँ पर तुमसे कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा, मैं तो बस यहाँ पर कुछ जानना चाहता हूँ। तुमने यहाँ पर 9th लेवल की थंडर कैलेमिटी को कास्ट किया, यानी कि तुम्हारे पर वो 9th लेवल की थंडर कैलेमिटी गिरी जो कि हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अगर वो थंडर कैलेमिटी यानी वो 9th लेवल की जो थंडर कैलेमिटी थंडर हेवनली ट्रिब्यूलेशंस थी वो मेरे ऊपर गिरती तो मैं भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और अभी तक मर चुका होता, मेरी बॉडी यहाँ पर एशेस बन चुकी होती। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि तुम जैसा एक जूनियर जिसके ऊपर 9th लेवल की थंडर ट्रिब्यूलेशन गिरी है, तुमने उसको कैसे फेस कर लिया? तुम्हारी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट शेप में कैसे है? जबकि मैंने जुनची वहाँ पर सोच रहा था, मुझे लगा ही था कि इनमें से कोई ना कोई ये सवाल जरूर पूछेगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर इनको क्या जवाब दूं? तो कैंग शीटियन भी से कहते हैं ब्रह्मा एम्परर मैं भी यहाँ पर इससे यही सवाल पूछने वाला था कि इसने यहाँ पर ये सब कुछ कैसे कर लिया? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, चलो फिर इससे मिलकर पूछते हैं। हम एम्परर से कहते हैं हाँ चलो ठीक है, फिर हम दोनों यहाँ पर पूछते हैं, क्या पता यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर कोई सीक्रेट हो। जुनचियन दोनों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, आप सभी गार्ड एम्परर्स बहुत ज्यादा महान एम्परर्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है। मेरी बॉडी के अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं है, मुझे इस बारे में नहीं पता, हो सकता है कोई सीक्रेट हो, लेकिन ये जो थंडर ट्रिब्यूलेशंस मेरे ऊपर गिरी थी मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे कहते हैं क्या वाकई में ऐसी बात है? बुढ़ा गार्ड एम्परर से कहता है क्या वाकई में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि तुम्हें नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है? तुम्हारा जुनचियन से कहता है आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि लू चैंगशेंग के अटैक के बाद मैं जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिरा था, मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था, इतनी बुरी तरह से जख्मी था। थंडर ट्रिब्यूलेशंस गिरने से पहले मैं वहाँ पर बेहोश हो चुका था और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या कुछ हुआ है। थंडर ट्रिब्यूलेशंस गिरने के बाद मैं अपनी कॉन्शियस में नहीं था, वजह से मुझे नहीं याद कि सब कुछ कैसे हुआ। तो ब्रह्मा एम्परर से कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हें नहीं याद। ठीक है, साथ ही वहाँ पर एक टियानजी एल्डर उन लोगों से कहते हैं जुनचियन थंडर ट्रिब्यूलेशंस के नीचे अपने आप को बचा सका। मुझे लगता है कि इस बुढ़े टियानजी एल्डर को इस बारे में पता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो वो सभी लोग जल्दी से उसकी तरफ घूमते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में पता है कि ये सब कुछ कैसे हो सका है? तो ब्रह्मा एम्परर कहते हैं जी एल्डर चलो जल्दी से बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। तो टियानजी एल्डर उन लोगों से कहते हैं मुझे लगता है कि ये लड़का सन ऑफ हीवन है, जिसकी वजह से इसने यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशंस को फेस किया है। ये बात सुनने के बाद वो लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सारे एम्परर गार्ड उसे कहते हैं सन ऑफ हीवन, हमने कभी इस बारे में नहीं सुना, ये कौन सा नाम है, ये कौन सा टाइटल है? क्योंकि मास्टर एम्परर कैंग शीटियन वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। मैंने अपने हजारों लाखों साल की जिंदगी में कभी भी सन ऑफ हीवन के बारे में नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना कि यहाँ पर कोई सन ऑफ हीवन भी था या इससे पहले कभी कोई सन ऑफ हीवन भी था, क्योंकि इस तरह का मैंने कभी कुछ नहीं सुना। साथ ही वो एम्परर लॉन्ग से पूछते हैं, यानी एम्परर लॉन्ग एम्परर ड्रैगन एम्परर से पूछते हैं योर हाइनेस आप भी तो बहुत ही लंबा अरसा जिंदा रह चुके हैं, क्या आपने कभी अपने रीजन में हीवन के बारे में सुना है? तो ड्रैगन एम्परर से कहता है कि नहीं मैंने कभी भी सन ऑफ हीवन के बारे में नहीं सुना। लेकिन साथ ही ड्रैगन एम्परर से कहते हैं लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात के ऊपर भरोसा रखता हूँ और बात यह है कि टियानजी एल्डर्स जो कि टियानजी नाम से है ये कभी भी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि ये लोग जो भी कहते हैं वो बात सच हो जाती है, क्योंकि इन लोगों के पास जो एल्डर थे हमेशा से प्रोफेसी करने में बहुत ज्यादा माहिर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर हमें इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं सन ऑफ हीवन क्या है और इसके बारे में क्या बताया जा सकता है। टियानजी एल्डर उन लोगों से कहते हैं सन ऑफ हीवन जी हमारी सेक्टर का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमारे मास्टर ताइजू जियान जो थे मरने से पहले उन लोगों ने हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया था जो कि सन ऑफ हीवन के बारे में था। मास्टर ताइजू के जो अल्फाज मैं सेम आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा हमारी ईस्टर्न डिवाइन रीजन में एक लड़का आएगा, एक लड़का जिसे सन ऑफ हीवन कहा जाएगा। लड़का इतना पावरफुल होगा कि वो 9th लेवल की थंडर ट्रिब्यूलेशंस को फेस कर पाएगा। जब ऐसा कोई लड़का यहाँ पर आएगा जो कि थंडर ट्रिब्यूलेशन जो कि 9th लेवल की उनको फेस कर पाएगा, वो फ्यूचर में एक ट्रू गार्ड बन जाएगा। ये बात सुनने के बाद उन चारों गार्ड एम्परर्स को एक झटका लगता है। चारों के चारों बारी बारी एक बार एक ही लफ्ज यहाँ पर कहते हैं ट्रू गार्ड, ट्रू गार्ड, ट्रू गार्ड, यानी कि ये चारों तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसान है और इंसानों के साथ यानी इनका पावर लेवल गार्ड लेवल पर, इसी वजह से ये अपने आप को गार्ड एम्परर कहते हैं। लेकिन असल में ट्रू गार्ड होना कुछ और होता है। इस बात से सिर्फ और सिर्फ यही लोग हैरान नहीं होते बल्कि मीजिन के फादर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में जुनची फ्यूचर में ट्रू गार्ड बन सकता है? अगर जुनची फ्यूचर में ट्रू गार्ड बन जाता है तो इसका मतलब यह है कि जुनची का लेवल तो बहुत ज्यादा हायर होने वाला है और इसकी जो फ्यूचर अचीवमेंट्स होंगी वो बहुत ज्यादा हायर हो जाएंगी। की बेटी जुंगजियन से कहती है फादर लगता है कि आप मीजिन और जुनची के बारे में बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में और ज्यादा सोचना चाहिए। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं हाँ ये बात तो मेरे फेवर में है। बेटी मीजिन इस लड़के से प्यार करती है जो लड़का फ्यूचर में ट्रू गार्ड बनने वाला है। तो बुढ़े गार्ड एम्परर जो होते हैं वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। वो एल्डर टियानजी से कहते हैं एल्डर टियानजी मोजू मुझे लगता है कि आपकी जो बात है हमें इसके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बात एक असली गार्ड बनने की इसके बात के ऊपर हम लोग कितनी आसानी से भरोसा
भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो एल्डर टियानजी उनसे कहते हैं, मुझे लगा ही था कि आप मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। पास से एक बुक निकालते हैं और उनके सामने करते हुए कहते हैं, ये हमारे टियानजी राम का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है, ये टियानजी राम का सीक्रेट जिसके ऊपर हमारे मास्टर ताइजू ने मरने से पहले प्रोफेसीज की थी। प्रोफेसीज की एक सीरीज है जिसके अंदर कुछ निशानियां बताई गई थी और जहाँ पर उनमें से कुछ निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, तकरीबन 6 निशानियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और उनमें से ये वाली निशानी जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल लगती थी, ये वाली जाके यानी कि 9th लेवल के ट्राइबुलेशंस को फेस करने वाली, आज यहाँ पर पूरी हो गई है। तो बाकी की सभी तो छोटी मोटी निशानियां वो भी यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस बात के भरोसा करना होगा क्योंकि ये सीक्रेट बात हम लोग किसी को भी नहीं बताते। तो वो बुक उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। द गार्ड एम्परर उस बुक को अपने हाथ में पकड़ता और कहता है, ये तो टियानजी कोड है, यानी कि ये बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। मास्टर ताजू ने मरने से पहले एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी की थी और हमें इस भविष्यवाणी के बारे में क्यों नहीं पता था। तो वो सारे गार्ड किंग अब उस प्रोफेसी को अपने हाथ में लेकर वहाँ पर खड़े होते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले बुढ़ा एम्परर गार्ड जो होता है वो हमारे जुंची से कहता है, जुंची ये एम्परर गार्ड ये तुम्हें यहाँ पर अपने लिए एक डिसाइपल चूज करना चाहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे इटर्नल ह्यूमन राम में आना चाहते हो? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और इसी के साथ ही ब्रह्मा गार्ड एम्परर को भी दिखाते हैं। ब्रह्मा गार्ड एम्परर जुंची से कहते हैं, जुंची क्या तुम मेरी ब्रह्मा गार्ड राम में आना चाहोगे? मैं भी यहाँ पर तुम्हें अपनी ब्रह्मा गार्ड राम में इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारी ब्रह्मा गार्ड जो है ये एक बहुत ही पावरफुल गार्ड राम है और हमारे लिए जो बहुत ही बड़े एजाज की बात होगी कि तुम्हारे जैसा एक नंबर 1 लड़का जो कि यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत चुका है, जान कॉन्फ्रेंस को जीत चुका है, वो हमारे सेक्टर में आ जाए, तुम हमारी राम में आना चाहोगे? इसी के साथ ही बुढ़े गार्ड एम्परर वहाँ पर हमारे जुंची से कहते हैं, जुंची मुझे लगता है कि ब्रह्मा गार्ड एम्परर मेरी बात को अच्छी तरह से समझे नहीं हो। ब्रह्मा गार्ड एम्परर से भी कहते हैं, ब्रह्मा गार्ड एम्परर लगता है कि तुम भी मेरी बात को ठीक तरह से समझे नहीं। जुंची को अपनी इटर्नल स्काई राम में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भुला नहीं रहा कि मेरी स्काई राम में आ जाए, मैं उसे यहाँ पर अपने डायरेक्ट डिसाइपल के तौर पर चूज करना चाहता हूँ। को भी पता है कि मैं एक बुढ़ा गार्ड एम्परर हूँ और मेरे पास कोई भी डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है। अगर जुंची चाहे तो मैं उसे अपना डायरेक्ट अपना डिसाइपल बना सकता हूँ। बात सुनने के बाद ब्रह्मा गार्ड एम्परर कहते हैं, हाँ मुझे लगता है कि अचानक से मेरे पास भी वैकेंसी खाली हो गई है, मुझे भी यहाँ पर एक डायरेक्ट डिसाइपल की जरूरत है। बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं यहाँ पर जुंची को अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। अगर जुंची चाहे तो वो मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बन सकता है। यहाँ पर ये दोनों गार्ड एम्परर आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे थे, जबकि हमारा जुंची उनकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा था और साथ ही सोच रहा था कि इनके साथ चल क्या रहा, मैं क्या करूँ। गार्ड एम्परर जो होता है वो अपनी इटर्नल स्काई राम के बारे में बताते हुए कहता है कि जुंची हमारी जो इटर्नल स्काई राम है ये बहुत द ब्राइटेस्ट और राइटियस्ट प्लेस है तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ईस्टर्न गार्ड राम में अगर कोई यहाँ पर बेहतर चाहिए तो हमारे राम को ज्वाइन करो। मुझे लगता है कि लड़के तुम इस लायक हो कि तुम यहाँ पर हमारे इटर्नल स्काई जो जितनी इंटरनल स्काई के एम्बिशंस है उन सभी को इनहेरिट कर सको और साथ ही तुम पूरे के पूरे ईस्टर्न रीजन के गार्ड भी बन सकते हो। हम गार्ड एम्परर जुंची से कहते हैं, लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि अगर तुम जान डाओ को हासिल करना चाहते हो, तुम हायर लेवल्स को हासिल करना चाहते हो और फ्यूचर में एक बहुत ही पावरफुल गार्ड बनना चाहते हो तो ब्रह्मा एम्परर गार्ड को चूज करो क्योंकि हमारी राम तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, वहाँ पर तुम्हारे लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि मेरे पास जो टेक्निक्स है वो अल्टीमेट टेक्निक्स और इस तरह की टेक्निक्स हमारे ईस्टर्न गार्ड राम में किसी के पास भी नहीं और तुम ये सब कुछ सीख सकते हो। जबकि ड्रैगन गार्ड उन दोनों से कहता है, प्लीज शांत हो जाओ, तुम दोनों यहाँ पर आपस में कुछ ज्यादा ही बहस कर रहे हो कि तुम लोगों के यहाँ पर आपस में बहस करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पर सब कुछ जुंची के ऊपर डिपेंड करता है कि जुंची क्या करने वाला है, क्या जुंची तुम दोनों को ज्वाइन करेगा या नहीं। मैंने जुंची उन दोनों मास्टर से कहता है कि आप दोनों ही एम्परर गार्ड्स हैं और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप दोनों एम्परर गार्ड्स यहाँ पर मेरे लिए इतना ज्यादा प्यार जता रहे हैं कि आप दोनों चाहते हैं कि मैं आप लोगों की राम्स को ज्वाइन करूँ और आपका डायरेक्ट डिसाइपल बन जाऊँ। ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी, लेकिन अफसोस की बात हो जाए कि मैं आप दोनों को यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पर हम लोगों को ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे पुराने मास्टर का क्या होगा? मैं पुराने मास्टर को अचानक से छोड़कर किसी और राम को ज्वाइन करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता, वरना यहाँ पर इस यंगर जनरेशन यानी कि मेरा बहुत ज्यादा नाम खराब हो जाएगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं अचानक से अपनी मास्टर को छोड़कर आप लोगों के साथ आ जाऊं, क्योंकि इस बात से आप लोगों को काफी बुरा महसूस होगा क्योंकि आप दोनों गार्ड एम्परर्स हैं और आप यहाँ पर मुझे अपने लिए ज्वाइन करवाना चाहते हैं। बाकी के सभी सुनने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, जरा देखो तो ये लड़का कितना ज्यादा इग्नोरेंट है। इस लड़के ने यहाँ पर 2 एम्परर गार्ड्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, इतनी आसानी के साथ इसने 2 एम्परर गार्ड्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। कहीं ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड में तो नहीं आ गया कि इसने यहाँ पर इस जंक्शन कॉन्फ्रेंस को जीत लिया है? कि उनमें से एक कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के ने यहाँ पर किसी को भी ऑफेंड किया है। लड़का यहाँ पर उनको बहुत ही अच्छे से जवाब दे रहा है, इसका मतलब यह है कि उसके पास पहले से कोई और मास्टर होगा। वैसे भी यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को तो चूज नहीं कर सकता क्योंकि अगर ये एक को चूज करेगा दूसरा गार्ड एम्परर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन अगर ये दूसरे वाले को चूज करता है तो पहले वाला गार्ड एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि ये दोनों को ही चूज नहीं कर सकता। तो यहीं पर जिंगियर को भी दिखाते हैं। तो जिंगियर जो कि ब्राह्मा प्रिंसेस है वो अपने फादर से कहती है, फादर जी आप क्या बहस किए जा रहे हैं,
क्या आप वाकई में यहाँ पर इस बारे में सीरियस है कि आप इस लड़के को अपनी ब्रह्मा गार्ड एम्प्रेस में लेकर अपने ब्रह्मा गार्ड राम में लेकर आना चाहते हैं? तो ये लड़का इतना ज्यादा खास दिखाई नहीं देता, जबकि उसके फादर उसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर उनके पास एक नया आइडिया आ जाता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर सीरियस नहीं हूँ? इस लड़के के पास 9 हिवली ट्रेबुलेशंस हैं और इसके साथ साथ गार्ड्स की प्रोफेसी भी हमारे पास आ चुकी है। लगता है कि ये लड़का वाकई में सीरियस लेने के लायक है। मुझे तो लगता है कि ये लड़का वाकई में सीरियस लेने के लायक है। इसके साथ ही ब्रह्मा एम्परर से कहते हैं जुनची चलो ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे तुम यहाँ पर बुढ़े गार्ड एम्परर की राम को ज्वाइन करते हो या फिर हमारी ब्रह्मा राम को ज्वाइन करते हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर तुम्हारी विशेष को फॉलो करूंगा, जो भी तुम चाहते हो। मैं तुम्हें उसके फैसले के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहता, कोई भी फैसला तुम्हारे पर फोर्स नहीं किया जाएगा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी। ऐसा समझ लो कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो हमारे जुनची उसे कहता है तो एम्परर गार्ड आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? प्लीज पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? ब्रह्मा एम्परर गार्ड उसे कहते हैं मुझे ये बताओ कि जब से तुम यहाँ पर गार्ड राम में आए हो, क्या तुमने शादी की है? क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये बात सुनते ही वहाँ पर दूसरी तरफ मीजिन के जो फादर होते हैं उन्हें एक झटका लगता है। मीजिन के फादर कहते हैं ये अचानक से ब्रह्मा गार्ड यहाँ पर जुनची की शादी के बारे में क्यों बात कर रहा है? कहीं यहाँ पर कोई और दाल में काला तो नहीं है? क्योंकि इसके पास भी एक बेटी है। ऐसा ना हो कि ये अपनी बेटी की शादी जुनची के साथ कराने के लिए तैयार हो जाए तो मेरे तो यहाँ पर ये मेरा दामाद बनने वाला था, मेरी तो वाट लग जाएगी। जुनची से कहता है कि मैं यहाँ पर ब्रह्मा गार्ड एम्परर को जवाब देना चाहता हूँ और वो जवाब ये है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं स्काई गार्ड राम में आया हूँ, तब से यहाँ पर मैं कल्टीवेट ही कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के ऊपर फोकस किया और यहाँ पर मेरी कोई भी बीवी नहीं है, मैंने यहाँ पर शादी नहीं की और साथ ही फिलहाल के लिए मेरा शादी करने का कोई इरादा भी नहीं है। तो वो उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं जी तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रह्मा एम्परर गार्ड उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि मैंने बहुत सारी शादियां की, इतनी सारी शादियां की और इन सभी शादियों में से मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वो सारे के सारे बेटे थे। तो सभी के अंदर से मेरे बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस भी हैं, लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी है और मेरी बेटी जिसका नाम जिंगियर है वो ब्रह्मा एम्परेस गॉडेस भी कहलाती है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यहाँ तक कि उसकी खूबसूरती को कोई भी मैच नहीं कर सकता। ये मेरी इकलौती बेटी है, इसी वजह से मैं इसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। पूरे की पूरी ईस्टर्न डिवाइन राम में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जो कि जिंगियर को पसंद आया। और तो फाइनली यहाँ पर वो वक्त आ चुका है कि जिंगियर की लाइफ में भी कोई आ जाए, क्योंकि जिंगियर शादी के लायक हो चुकी है। एम्परर गार्ड यहाँ पर माया जुनची से कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी बेटी जिंगियर की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, क्या तुम इस बारे में बताओगे? सोचकर बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो या नहीं? ये बात सुनने के बाद बुढ़ा एम्परर गार्ड उसको भी एक झटका लगता है। बुढ़ा एम्परर गार्ड कहता है ये ब्रह्मा एम्परर ये तो इस लड़के को अपना स्टूडेंट बनाने के लिए यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी उसके सामने पेश कर दी है। मास्टर कैंग शीटियान भी वहाँ पर सोच रहे होते हैं जरा देखो तो सही, ब्रह्मा एम्परर गार्ड की हिम्मत देखो, ये यहाँ पर अपनी बेटी की शादी इस लड़के से कर रहा है ताकि ये लड़का उसका स्टूडेंट बन जाए। जबकि दूसरी तरफ मीजिन के फादर को दिखाते हैं, वो वहीं पर खड़े खड़े काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही, ब्रह्मा एम्परर गार्ड के ये यहाँ पर मेरे दामाद को मेरे पास से छीनना चाह रहा है। हालांकि मैं पहले इस लड़के के लिए शादी को मान नहीं रहा था, यानी कि मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के के साथ करवाना नहीं चाहता था, लेकिन अब जबकि ये लड़का यानशन कॉन्फ्रेंस का नंबर 1 बन चुका है तो इसमें कोई खर्च नहीं है। मुझे यहाँ पर बोलना होगा, मुझे बात करना होगी। मैं नहीं चाहता कि ब्रह्मा एम्परर गार्ड के साथ इसकी शादी हो। इसी के साथ ही मीजिन के फादर दूर से चिल्लाकर कहते हैं ब्रह्मा एम्परर गार्ड मुझे यहाँ पर आपसे कुछ बात करनी है, क्या मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ? गार्ड मुझे आपसे बात करनी है, क्या मैं यहाँ पर कुछ कह सकता हूँ? तो ब्रह्मा एम्परर गार्ड से कहते हैं किंग ऑफ ग्लेज लाइट राम आप यहाँ पर मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है आप करिए, आपको क्या कहना है? तो ग्लेज किंग राम यानी कि हमारे जो मीजिन के फादर होते हैं वो कहते हैं ये बात आज तकरीबन 1 महीना पहले की है, सॉरी 15 दिन पहले की है। तो ब्रह्मा एम्परर गार्ड से कहते हैं कि 15 दिन पहले इस लड़के जो आपके सामने खड़ा है जुनची ने मेरी बेटी मीजिन के साथ शादी करने का वादा किया था। इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया और वो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ लॉन्ग है, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर सीधी सी बात की जाए तो इटर्नल स्काई डिवाइन राम में आने के बाद ये लड़का मेरी बेटी के साथ शादी करने वाला है। लड़के ने वादा किया है कि 3 साल जब वो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट कर लेगा, ट्रेनिंग को कम्प्लीट करने के बाद वो मेरी बेटी मीजिन से शादी करेगा। मीजिन की जो बड़ी बहन होती है जिंगजुई वो अपने फादर से कहती है फादर मुझे अच्छी तरह से याद है कि आप इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, अब अचानक से क्या हो गया जो आप यहाँ पर एम्परर से भी यहाँ पर इस बात के लिए फाइट कर रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी उसके साथ होनी है। तो उसके फादर से कहते हैं तुम अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप साइड के ऊपर खड़ी रहो, मैं यहाँ पर जो भी कर रहा हूँ मुझे करने दो। इसी के साथ ही मीजिन के फादर ब्रह्मा एम्परर गार्ड से कहते हैं ब्रह्मा एम्परर गार्ड अगर आपको मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप यहाँ पर सॉन्ग स्नो राम के लोगों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग स्नो राम के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर साइन हुआ था। इस लड़के जुनची ने मेरी बेटी के साथ शादी का वादा किया था। तो इसी के साथ ही मास्टर मो बिंगजान को भी दिखाते हैं। मास्टर मो बिंगजान उठकर अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और साथ ही उन सभी गार्ड्स को रिस्पेक्ट देती है और साथ ब्रह्मा एम्परर गार्ड से कहती है कि मेरा नाम मो बिंगजान है, मैं सॉन्ग स्नो राम से हूँ। मैं सॉन्ग स्नो राम से माया जुनची को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आई थी और जहाँ हम इस बात को कंफर्म करती हूँ कि ये बात वाकई में सच है कि माया जुनची ने मीजिन के साथ एक वादा किया है कि वो उसके साथ शादी करेगा। ये वादा उसने हम सभी लोगों के सामने ही किया था, तो हम लोग इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इन दोनों की आपस में शादी होने वाली है, क्योंकि फाइट के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और उसी के बाद इन दोनों ने यहाँ पर फैसला किया कि दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। जबकि ग्रेट एल्डर बात सुनने के बाद अंदर से काफी ज्यादा खुश हो
हो रहे होते हैं कि हमारे लिए तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्चून की बात है कि यहाँ पर जुंची से ब्रह्मा एम्परर गॉडेस शादी करना चाहते हैं और ऊपर से किंग ऑफ ग्लेज लाइट राम की बेटी मीजिन भी जुंची से शादी करेगी। ब्रह्मा एम्परर गॉड जो होते हैं वो उन लोगों की बात सुनने के बाद कहते हैं ये बात तो मुझे अच्छी तरह से पता है, ग्लेज लाइट राम के जो किंग है उनकी बेटी मीजिन वो वाकई में एक बहुत ही ब्राइटेस्ट पर्ल है, उसके पास स्पेशल बॉडी है जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि उनकी बेटी बहुत ज्यादा स्पेशल है तो फिर उन्हें यहाँ पर इस इवेंट को बहुत ज्यादा मेगा बनाना चाहिए था, क्योंकि वो लोग कोई गरीब लोग तो है नहीं। अगर यहाँ पर आपस में कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना था या फिर कोई एंगेजमेंट वगैरह करनी थी तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता चलता कि ये बात वाकई में हो चुकी है। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसी वजह से हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मुझे ये बताओ कि मैं इस बात को कैसे मान लूं, कहीं तुम सभी लोग आपस में मिलकर मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहे। तो वो यहाँ पर ग्लेज लाइट राम के किंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अंबानी से कोई कम अमीर तो नहीं हो, तुम्हें भी यहाँ पर तकरीबन 5000 करोड़ पे खर्च करके अपनी बेटी की एंगेजमेंट यहाँ पर करवानी चाहिए थी ताकि सभी लोगों को पता चलता। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? तो ग्लेज लाइट राम के जो किंग होते हैं वो आगे से कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पा रहे होते क्योंकि उनके पास जवाब होता ही नहीं है। वो यहाँ पर जवाब क्या देंगे क्योंकि वो तो इस शादी से राजी थे ही नहीं। यहाँ पर मास्टर मो बिंगजान जो होती है वो उनकी जान बचाती है। वो कहती है यहाँ पर ये बात नहीं है कि मास्टर यहाँ पर इस शादी को इस मेगा इवेंट नहीं बनाना चाहते थे, वो तो अंबानी की तरह बहुत सारा पैसा पानी की तरह बहाना चाहते थे दोनों की एंगेजमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा स्टूडेंट यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड हो। उस वक्त यहाँ पर बहुत ही मेगा इवेंट चल रहा था, मैंने जुंची को यहाँ पर फाइट करनी थी तो मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो जिसकी वजह से जुंची फाइट से उसका ध्यान भटक जाए। और वैसे भी ग्लेज लाइट राम के किंग ने यहाँ पर जुंची को एक ऐसा तोहफा दिया है, शादी का एक ऐसा तोहफा दिया है जो आम तोहफा किसी को भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो एक बहुत ही खास तोहफा है। हमें नहीं लगता कि यहाँ पर एक बड़ी सेरेमनी करने की जरूरत थी, जबकि वो तोहफा हमें यहाँ पर रिसीव हुआ था उसके बाद से हम लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जुंची की शादी उनकी बेटी के साथ ही होगी। ये बातें सुनने के बाद वहाँ पर मीजिन के फादर होते हैं। मीजिन के फादर कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि यहाँ पर मो बिंगजान मेरा इतना ज्यादा साथ देगी, ये यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए पूरा साथ दे रही है। लेकिन इसने यहाँ पर कौन से गिफ्ट की बात की है? लगता है कि ये भी यहाँ पर कोई झूठ बोल रही है। मैंने तो इन लोगों को कोई गिफ्ट दिया ही नहीं और वैसे भी मैं इन लोगों को इतना महंगा गिफ्ट क्यों दूंगा जबकि मुझे पहले पता ही नहीं था कि जुंची इतना खास है। तो मास्टर मो बिंगजान उन सभी लोगों से कहती है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि 3 दिन पहले लू चैंगशेंग के साथ जुंची की फाइट हुई थी और उस फाइट में जुंची बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था और आप सभी लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा। जब फाइट में वो वापस आया तो वो पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। ये सब कुछ ग्लेज लाइट राम के किंग की वजह से हुआ क्योंकि ग्लेज लाइट राम के जो किंग थे उन्होंने एक बहुत ही महंगा गिफ्ट जिसे वाटर ऑफ टाइचू कहा जाता है, उन्होंने डिवाइन वाटर ऑफ टाइचू का एक ड्रॉप जो था वो जुंची के लिए भिजवाया था। सभी को पता है कि वो एक कितना महंगा गिफ्ट हो सकता है, तो जुंची को वो गिफ्ट मिला जिसके बाद जुंची ने अपने आप को रिकवर करवा लिया। ये बात सुनने के बाद जिंगजुई काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे भी इस बारे में नहीं पता होता कि 99th ब्रदर जो होता है वो बेचारा अपना मुंह छुपा रहा होता है क्योंकि वो जो ड्रॉप ऑफ वाटर था वो उसने चोरी करके दिया था। जबकि फादर को इसका काफी बड़ा झटका लगता है। फादर कहते हैं कैसे हो सकता है, मैं इस बेवकूफ लड़के को अपने पास से टाइचू डिवाइन वाटर का कतरा कैसे दे सकता हूँ क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा कीमती है। इसके साथ ही 99 सन वहाँ पर उनसे माफिया मांगना शुरू कर देता और कहता है फादर किंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है, मैंने वो ड्रॉप वहाँ से चोरी किया था और जाकर को दे दिया। तो फादर उस बात से गुस्सा नहीं होने वाले क्योंकि फादर तो इस बात से काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं। वो उसे कहते हैं तो ये तुम्हारा काम था। फिर साथ उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे, तुमने फाइनली यहाँ पर अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अच्छा काम किया जिससे मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस बात से 99 सन भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि फादर यहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। फादर यहाँ पर गुस्सा क्यों होंगे? ग्लेज लाइट राम के जो किंग होते हैं ब्रह्मा गॉड से कहते हैं ब्रह्मा गॉड आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि टाइचू डिवाइन वाटर को हासिल करना कितना ज्यादा मुश्किल है, उसका एक ड्रॉप भी हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं अपनी बेटी की एंगेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, इसी वजह से मैंने अपने होने वाले दामाद को टाइचू डिवाइन वाटर का वो ड्रॉप भिजवाया था ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, हेल्दी होकर यहाँ पर दोबारा से फाइट को जीते और इस जॉनसन कॉन्फ्रेंस को जीत सके। ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए कर रहा था क्योंकि मेरी बेटी मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है। सुनने के बाद बुड्ढा गॉड एम्परर कहता है ये यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे, ये वाकई में सच कह रहे हैं क्योंकि जुंची की बॉडी के अंदर से मुझे टाइचू डिवाइन वाटर का ऑरा महसूस हो रहा है कि उन्होंने वाकई में एक प्रेशियस गिफ्ट जो हमारे जुंची को दिया है। मैं तो यही सोच रहा था कि आज सॉन्ग स्नो राम वालों के पास यहाँ पर टाइचू डिवाइन वाटर कहाँ से आ गया या फिर इतनी स्पेशल टेक्निक कहाँ से आ गई कि वो 3 दिन में अपने लड़के को रिकवर करवा के फाइट में दोबारा ले आए हैं। पता चला है ये ग्लेज लाइट राम के किंग ने उसकी मदद की थी। बुड्ढा गॉड एम्परर भी ऐसा नहीं चाहता कि ब्रह्मा गॉड अपनी बेटी की शादी जुंची के साथ करे क्योंकि अगर इन दोनों की शादी हो जाती है तो ब्रह्मा गॉड एम्परर को यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाएगा। तो बुड्ढा गॉड एम्परर से कहता है गॉड एम्परर क्या तुम अब भी यहाँ पर कोई डाउट रखती हो या फिर तुम यहाँ पर अपने माइंड को क्लियर कर चुके हो? तो ब्रह्मा गॉड एम्परर से कहता है अगर ऐसी बात है तो ये बात वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है कि जुंची की शादी एक लड़की के साथ हो रही है, वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत ज्यादा अच्छी बच्ची है, तो उसके साथ यानी मीजिन के साथ जुंची की शादी हो तो मुझे ये बात काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन मेरी बेटी की शादी जुंची के साथ हो इस बात का ताल्लुक मीजिन की शादी और जुंची की शादी से नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ पर ये बात सोच रहे हो कि मैं अपनी बेटी की शादी जुंची के
साथ करवाने से यहाँ पर से इनकार कर दूंगा तो जो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस बात से बुड्ढा गार्ड एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो उसे कहते हैं तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम सभी पावरफुल लोग हैं, हम सभी गार्ड्स के पास बहुत सारी बीवियां हैं और बहुत सारी कंकुबाइंस हैं। एक जो होती है वो हमारी पर्सनल बीवी होती है, बाकी के सभी को हम लोग कंकुबाइन कहते हैं। तो यहाँ पर कोई और लड़की जुंची की वाइफ होती है और उसके बाद में अपनी बेटी को उसकी कंकुबाइन बनाने के लिए बेचता तो फिर मुझे यहाँ पर ये फैसला गलत लगता। अब जबकि अगर जुंची मीजिन को अपनी वाइफ बनाना चाहता और मेरी बेटी को यहाँ पर कंकुबाइन बनाना चाहता है तो कोई बात नहीं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो आम जनता होती है उन सभी को तो एक झटका लगना था, क्योंकि कंकुबाइन का मतलब होता है बीवी के अलावा जो रखेल होती है, यानी कि उसके साथ शादी नहीं की जाती, उसे साइड के ऊपर रखा जाता है, उसके साथ बस बाकी सब कुछ किया जाता है, बस शादी नहीं की जाती और उसे हस्बैंड का नाम भी नहीं मिलता। तो सभी लोग कहते हैं ब्रह्मा गॉडेस एक गॉडेस है, क्या वाकई में गॉडेस भी किसी की रखेल हो सकती है? तो यहाँ पर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। मास्टर मो बिंगजान माया जुंची से कहती है, जुंची तुम्हारी लाइफ का एक बहुत ही सीरियस मैटर है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई फैसला लेना है तो तुम्हें यहाँ पर सोच समझ कर फैसला लेना होगा। बहुत ही सोच विचार करने के बाद यहाँ पर इनको जवाब देना चाहती कि तुम यहाँ पर अपने फ्यूचर को इनकी बात सुनकर रुइन कर दो। जुंची अपनी मास्टर मो बिंगजान की बात सुनने के बाद अब यहाँ पर क्या जवाब देने लगा है तो आपको ये बताते हैं। जुंची ब्रह्मा एम्परर गॉड से कहता है, ब्रह्मा एम्परर गॉड आप अपनी बेटी की शादी मुझसे इसलिए करवाना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकता हूँ और फ्यूचर में ट्रू गॉड बन सकता हूँ। तो इसी वजह से क्यों ना आप यहाँ पर फ्यूचर में 3 साल तक और इंतजार कर ले, क्योंकि 3 साल तक मैं स्काई डोमेन में रहने वाला हूँ, वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करने वाला हूँ। तो 3 साल के बाद जब मैं वहाँ से वापस आऊंगा, अगर मैं वाकई में वहाँ पर से बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर पाया तो उसके बाद आप यहाँ पर अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर सकते हैं। उसके बाद मैं भी यहाँ पर इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त आपकी बेटी के लायक हो चुका हूँ। अगर मैं वहाँ पर कुछ हासिल नहीं कर पाता तो फिर आपको भी वहाँ पर मुझसे अपनी बेटी की शादी करवाने की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि आपको ये डील कैसी लगी? तो मेरे दोस्त शाजी, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि जिंदगी में कोई ऐसा कारनामा करो कि अगला बंदा खुद तुमसे कहे कि मेरी बेटी से शादी कर लो, अगर शादी नहीं करनी तो कम से कम इससे अपनी कंकुबाइन बनाकर रख लो। तो शाजी तुम्हें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जबकि हमारा चुंची एंड के ऊपर उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर 3 साल के लिए गार्ड्स में एंटर होने वाला हूँ ट्रेनिंग के लिए। 3 साल के बाद जब मैं वहाँ से वापस आऊंगा तो उसके बाद अगर मैं वाकई में कुछ अचीवमेंट्स को हासिल कर पाता हूँ तभी आपकी बेटी से शादी करने के लायक हो पाऊंगा। उसके बाद मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए मना भी नहीं करूंगा। ये बात सुनने के बाद जो ब्रह्मा गॉड एम्परर होते हैं वो उसे कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? तो गॉडेस जो होती है वो कहती है, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर है, चलो ठीक है मैं इस बात से एग्री करती हूँ। तो वो हमारे जुंची से कहती है, ब्रदर जुंची 3 साल के बाद अगर तुम इस लायक हो पाते हो कि तुम मेरे हस्बैंड बन सकते हो तो फिर ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगी, मुझे भी इस बात से कोई भी एतराज नहीं होगा। तो ये बात हम लोग 3 साल के बाद करेंगे। तो ब्रह्मा गॉड भी कहते हैं तो फिर ठीक है हम लोग इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। ये फाइनल हुआ, 3 साल के बाद हम लोग जुंची से दोबारा इस बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एम्परर कैंग शीटियान काफी ज्यादा खुश होते हैं, हंसते हुए लोगों से कहते हैं, अब जबकि ये वाला मसला यहाँ पर हल हो चुका है तो लड़के क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो, क्योंकि तुमने यहाँ पर 2 गार्ड्स की ऑफर्स को मना कर दिया, तुमने दोनों एम्परर गार्ड्स की ऑफर को मना किया। अब तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ साउथर्न टेरिटरी में चलना होगा, क्या तुम मेरे साथ साउथर्न टेरिटरी को चलने को तैयार हो? तो बुड्ढा गार्ड एम्परर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है, कैंग शीटियान जी तुम क्या कर रहे हो? अगर इस लड़की ने यहाँ पर हमारी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़का तुम्हारे साथ चलेगा? मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर टाइम आया है। कैंग शीटियान उसे कहते हैं कि इस लड़के की मैंने बार बार मदद की है, तुम लोगों ने तो कब का इस लड़के को गार्ड कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया होता। अगर मैं बीच में तुम सभी लोगों को नहीं रोकता टोकता तो अब तक ये लड़का यहाँ से निकल चुका होता। तो मुझे लगता है कि मेरे इस लड़के के साथ बात करना जायज है और ये लड़का मेरी बात को मानेगा भी। बुड्ढा गार्ड एम्परर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन एम्परर जो लॉन्ग होते हैं यानी कि ड्रैगन एम्परर जो होते हैं वो बीच में आते हैं और कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है तुम सभी लोग अब शांत हो जाओ। वो उन सभी से कहते हैं तुम सभी लोग शांत हो जाओ। उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, हमारे शुंची से कहते हैं, शुंची तुम्हारे पास जो ड्रैगन की सोल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और मैं क्योंकि एक ड्रैगन किंग हूँ यानी कि मेरे पास भी ड्रैगन की सोल है और हमारे क्लैन के सभी लोगों के पास ड्रैगन की सोल होती है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत हमारे ड्रैगन टेरिटरी के साथ जुड़ी हुई है, क्या तुम हमारी ड्रैगन किंगडम में आना चाहोगे? मैं पिछले 2 लाख साल से ड्रैगन किंग हूँ यानी ड्रैगन गार्ड एम्परर हूँ अपनी गार्ड टेरिटरी का, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई भी बच्चा नहीं है, यानी कि ना कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैं अपनी सारी की सारी पावर्स ट्रांसफर कर सकूं। मेरे बाद कोई भी ड्रैगन किंग बनने लायक नहीं है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर नया ड्रैगन किंग बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना बेटा बनाने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना अडॉप्टेड सन बना सकता हूँ, तुम्हारे पास मेरा नाम होगा यानी कि तुम ड्रैगन किंग के बेटे बन जाओगे। बात सुनने के बाद बुड्ढा गार्ड एम्परर और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये लो इसने तो यहाँ पर और भी ज्यादा बड़ी ऑफर कर दी, क्या देखते हैं कि अब जुंची यहाँ पर इसकी ऑफर को मानता है या नहीं। गार्ड एम्परर भी उसे कहते हैं, योर हाइनेस ड्रैगन किंग क्या वाकई में यहाँ पर सीरियस है, आप इस लड़के को अपना बेटा बनाना चाहते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा टाइटल है, आपका बेटा यानी कि वो पूरी की पूरी ड्रैगन गार्ड राम का राजा बनेगा। तो ड्रैगन गार्ड उन सभी की बातें सुनने के बाद जुंची से कहते हैं, जुंची तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें एक टाइटल देना चाहता, मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ ड्रैगन गार्ड राम में चलो, तुम वहाँ पर नहीं जा, तुम्हें अगर नहीं जाना चाहते तुम ना जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम आए। अगर तुम यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करते हो
तो तुम्हें सिर्फ मेरा टाइटल मिल जाएगा। क्योंकि मास्टर मो बिंगजान जो होती है वो माँ जुंची से कहती है, जुंची प्लीज ड्रैगन गॉड एम्परर को यहाँ पर थैंक यू बोलो और उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करो। जबकि मास्टर मो बिंगजान माँ जुंची से कह रही होती है कि तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। जबकि हमारा जुंची यहाँ पर ड्रैगन किंग से कहता है, ड्रैगन एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी बड़ी ऑफर देने के लिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपकी इस बड़ी सी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपके बेटे होने का टाइटल हासिल करना मेरे लिए एक बहुत ही बड़े एहसास की बात है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि बाकी के सभी सीनियर्स में से आपकी ऑफर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूं। अगर मैं यहाँ पर अपने एल्डर्स को अपने फादर की तरह रिगार्ड करूंगा, अगर आप मेरे फादर बन जाते हैं उसका मतलब यही होगा कि आप यहाँ पर मुझे बेनिफिट्स दे रहे हैं और मैं यहाँ पर मुफ्त के बेनिफिट्स बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि बाकी सभी लोग ये समझे यहाँ पर ड्रैगन किंग के बलबूते के पर सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर रहा, मैं सारी की सारी अचीवमेंट्स अपने आप से हासिल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग मुझे कम नजर से देखें या फिर ऊंची नजर से देखें। ब्रह्मा गॉड माँ जुंची की बात सुनने के बाद काफी खुश हो रहे होते हैं, वो अंदर से हल्का सा मुस्कुरा रहे होते हैं। जबकि ड्रैगन किंग उसे कहते हैं, लड़के लगता है कि तुम्हारे पास अपना रास्ता है, यानी कि तुमने चूज कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस तरह आगे बढ़ना है, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा। और साथ ही ड्रैगन एम्परर अपने पास एक ड्रैगन सील निकालते हैं और उसे कहते हैं, लड़के ये हमारी डिवाइन ड्रैगन सील है, इस डिवाइन ड्रैगन सील को अगर तुम हमारे ड्रैगन वर्ल्ड में लाकर इसको दिखाते हो तो इसका मतलब यही होगा कि सभी लोग ड्रैगन एम्परर को देख रहे हैं, वो सभी लोग तुम्हारे सामने अपने घुटने टेकेंगे। ये डिवाइन सील मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो जुंची की तरफ ड्रैगन सील को भेज देते हैं, जबकि हमारा जुंची भी इस ड्रैगन सील को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बुड्ढा गॉड एम्परर ब्रह्मा गॉड एम्परर दोनों से कहते हैं, योर मैजेस्टी क्या वाकई में यहाँ पर अपनी डिवाइन ड्रैगन सील जुंची को देना चाहता है, क्योंकि डिवाइन ड्रैगन सील का मतलब यही है कि ये जो रॉयल फैमिली का मेंबर बन चुका है। ड्रैगन एम्परर उनसे कहते हैं, हाँ मैं ये सील जुंची को देना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरा टाइटल लेने से मना किया, तो मैं यहाँ पर उसे कुछ न कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जो कि वाकई में इसके लायक हो। और साथ ही वो हमारी जुंची से कहते हैं, जुंची अगर तुम्हें कभी महसूस हो कि ये सारी की सारी टेरिटरी ईस्टर्न और वेस्टर्न टेरिटरीज तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, अगर यहाँ पर तुम्हारे दुश्मन बढ़ जाते हैं और तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस ड्रैगन सील को यूज करते हमारे ड्रैगन टेरिटरी में आ जाना। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेफेस्ट जगह तुम्हारे लिए वही होगी। अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी ड्रैगन गॉड टेरिटरी वो तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारे जुंची गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता और उसे कहता है, ड्रैगन किंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही ड्रैगन किंग उन सभी लोगों से कहते हैं, जबकि हमने यहाँ पर आपस में काफी सा बहस कर ली, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर बिजनेस की बात करें जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। बुड्ढे गॉड एम्परर से कहते हैं, ब्रदर जूटियान चलो जल्दी से यहाँ पर बात को स्टार्ट करो। तो ब्रदर जूटियान भी उन लोगों से कहते हैं, बुड्ढा गॉड एम्परर से कहता है, योर हाइनेस ड्रैगन एम्परर आपने बिल्कुल ठीक कहा, चलो पर काम की बात करते हैं। तो वो कहते हैं, जबकि गॉड कॉन्फ्रेंस यहाँ पर खत्म हो चुकी है, इस गॉड कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट होने पर हम लोगों ने ये भी बताया था कि गॉड कॉन्फ्रेंस को जो भी पहले नंबर के ऊपर विनर होगा उस विनर को मिस्टीरियस आर्ट्स में से किसी मिस्टीरियस आर्ट को सीखने का मौका मिलेगा। 4 मिस्टीरियस गॉड राम में से किसी एक स्किल को सीखने का मौका मिलेगा। तो जुंची बताओ कि तुम यहाँ पर कौन से मिस्टीरियस स्किल को सीखना चाहते हो, कौन सी गॉड राम में जाकर वो सीखना चाहोगे। मैं जुंची उन लोगों से कहता है, सीनियर्स अगर आप लोग यहाँ पर वाकई मुझे इजाजत दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर सीखना चाहता हूँ। मैं स्टार गॉड राम के स्टार गॉड शैटर शैडो टेक्निक को सीखना चाहता हूँ, स्टार गॉड ब्रोकन टेक्निक को सीखना चाहूंगा। बुड्ढा गॉड एम्परर वहीं पर स्टार गॉड एम्परर भी होते हैं। वो स्टार गॉड एम्परर से कहता है, स्टार गॉड एम्परर वेल तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाकर ब्रोकन शैडो टेक्निक सिखाना चाहोगे। स्टार गॉड राम एम्परर भी वहीं पर खड़े होते हैं। वो कहते हैं, इस बात से कोई मसला नहीं है, ठीक है ये लड़का मेरे साथ में स्टार गॉड राम में वापस चल सकता है। वहां पर जाकर मैं स्टार गॉड स्लॉटर गार्डेस से इस बारे में बात करूंगा, वो स्पेशली क्योंकि ये स्पेशल स्किल जो है उसका स्पेशल स्किल है, तो मैं चाहूंगा कि वही इसको सिखाए। ठीक है, मैं यहाँ पर जुंजी के मास्टर मोली की बात हो रही है, तो वो कहता है कि मास्टर मोली जो है वो स्पेशली माँ जुंजी को सिखाएगी। माँ जुंजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो माँ जुंजी उनसे कहता है, स्टार गॉड एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस जूनियर के लिए इतना सब कुछ किया। ठीक है, मैं स्किल सीखने को तैयार हूँ और आपके साथ वहाँ पर वापस भी चलूंगा। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है, मास्टर मोली बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। जैस्मीन अब देखो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैंने इस कॉन्फ्रेंस को तुम्हारे लिए जीता और अब तुम्हारे हाथों से आकर स्पेशल स्किल को भी सीखूंगा और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो कि वो मास्टर मोली से मिलने वाला है। स्टार गॉड एम्परर कहते हैं, चलो फिर ठीक है हम लोग इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस लड़के को जीतने के ऊपर सारे रिवार्ड्स मिल चुके हैं और जो कुछ होना था वो सब कुछ डिसाइड हो चुका है, तो ये बात यहीं पर खत्म की जाती है। इसी के साथ ही जो स्टार गॉड एम्परर होते हैं वो मून गॉड एम्परर से कहते हैं, मून गॉड एम्परर तुम यहाँ पर ये बताओ कि तुम भी यहाँ पर कुछ बिग अनाउंस करने वाले हो, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ बड़ी न्यूज है। मून गॉड एम्परर सभी लोगों से कहते हैं, हाँ मेरे पास एक बड़ी न्यूज है, मैं सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि तकरीबन आधे महीने के बाद यानी 15 मिनट के बाद तुम सभी लोग मेरे साथ आओ, क्योंकि मैं शादी करने वाला हूँ, मैं दोबारा शादी कर रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को मेरी शादी के ऊपर इनवाइट किया जाता है। बुड्ढा गॉड एम्परर जूटियानो से कहता है कि मून गॉड एम्परर आपको बहुत ज्यादा बधाई हो, आप यहाँ पर दोबारा शादी कर रहे हैं, तो मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। स्टार गॉड एम्परर जो होते हैं वो मून गॉड एम्परर के साथ एक झगड़े में है, तो इसी वजह से वो उनके साथ बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं होते। वो उसे कहते हैं, मैंने सुना है कि मून गॉड एम्परर 15 दिन के बाद अपनी शादी के ऊपर सभी लोगों को बुला रहे हैं, आसपास
की जितनी भी गार्ड टेरिटरीज है वहाँ पर से सभी पावरफुल एम्परर्स और सभी हीरोज को वहाँ पर बुलाया जा रहा है, शादी के ऊपर इनवाइट किया जा रहा है ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि आप किस लड़की से शादी कर रहे हैं। मून गार्ड एम्परर से कहते हैं हाँ ये बात वाकई में सच है कि मैं आसपास के सभी लोगों को बुला रहा हूँ और तुम सभी लोगों को भी यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है, तुम सभी लोग मेरी शादी के ऊपर आओगे। ब्रह्मा गार्ड एम्परर भी कहते हैं ये हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट है क्योंकि मून गार्ड एम्परर शादी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसको मिस करना चाहिए, मैं तो वहाँ पर लाजमी पहुंचूंगा। स्टार गार्ड एम्परर जो होते हैं यहाँ पर बीच में फिर से बात करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह मून गार्ड एम्परर को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के टाइम के ऊपर फिर से दुल्हन भाग जाए और उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाए। इस बार तो इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया तो सभी के सामने उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। मून गार्ड एम्परर से कहता है स्टार गार्ड एम्परर आपका यहाँ पर मुझे ये बात याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। मैं चाहता हूँ कि 15 दिन के बाद आप भी अपने लोगों के साथ हमारी मून गार्ड राम में आए, मून गार्ड राम में आए और मेरी शादी के ऊपर आकर करें। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों से देखिए जैसे मैं यहाँ पर शादी करूंगा और यहाँ पर इस बार कोई भी एक्सीडेंट नहीं होने वाला। स्टार गार्ड एम्परर भी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा, मैं इस बड़े इवेंट को कैसे मिस कर सकता हूँ, मुझे तो यहाँ पर से देखने का बहुत सा इंतजार रहेगा कि फिर से कोई वैसे ही एक्सीडेंट हो जाए। बुड्ढा गार्ड एम्परर भी मून गार्ड एम्परर से कहता है तो फिर ठीक है ये बात डिसाइड हुई, हम सभी लोग एक ही साथ 15 दिन के बाद तुम्हें मून गार्ड एम्परर राम में मिलेंगे, वहाँ पर तुम्हारी शादी के ऊपर ही हम सभी लोग आएंगे। इसी के साथ ही बुड्ढा गार्ड एम्परर जो होता है वो जुंची से कहता है जुंची तुम भी एक हीरो हो, तुमने यहाँ पर जानशन कॉन्फ्रेंस को जीता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी गार्ड एम्परर के साथ 15 दिन के बाद मून गार्ड राम में पहुंचना, वहाँ पर शादी के ऊपर तुम्हें बहुत सारे एक्सपर्ट से मिलने का मौका मिलेगा। जुंची उनसे कहता है ठीक है एम्परर गार्ड, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा। तो नेक्स्ट सीन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा जुंची अपने सहन में बैठा होता है, चांद की तरफ देख रहा होता है। इसी वक्त उसकी मास्टर उसके पास आती है और उसे कहती है क्या तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम बहुत ही जल्दी उससे मिलने वाले हो, तो तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है मैं अभी भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ, मैं जैस्मीन के बारे में सोच रहा हूँ, मैं मास्टर मोली से मिलने वाला हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसको मिलने के बाद क्या होगा, क्या वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश होगी क्योंकि मैंने उसके लिए सब कुछ किया है, क्या मैं यहाँ पर हमेशा के लिए इसी स्टार गार्ड राम में रह सकता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारी करंट सिचुएशन ऐसी है कि तुम फिलहाल के लिए वापस से बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि इस वक्त तुम यहाँ पर हीरो बन चुके हो, कि तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि तुमने यहाँ पर काफी सारे गार्ड एम्परर्स के जो गिफ्ट थे उनको रिजेक्ट कर दिया। तुमने गार्ड एम्परर, स्काई गार्ड एम्परर, ब्रह्मा गार्ड एम्परर, इसके साथ साथ मास्टर कैंग शीटियान उन सभी की इसको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि गार्ड के पास जो टाइटल वो तुम्हें दे रहे थे तुमने वो भी लेने से मना कर दिया। कि तुमने उन सभी को मना कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो सभी लोग तुम्हारे बारे में जानना छोड़ देंगे, वो सभी लोग तुम्हारे पर नजर रखेंगे क्योंकि उन सभी को लगता है कि तुम फ्यूचर में एक ट्रू गार्ड बन सकते हो। तुम्हारे बारे में प्रोफेसीज है, वो उन सभी प्रोफेसीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा नजर रख रहे हैं। ये दोनों भी यहीं पर बैठे बात ही कर रहे होते हैं कि इसी वक्त ड्रैगन किंग वहाँ पर अपीयर होते हैं। तो मास्टर मोबिंग जान कहती है तो ड्रैगन किंग है, ड्रैगन किंग वहाँ पर उन दोनों के सामने आती है। वहाँ पर आने के बाद तो मोबिंग जान जल्दी से उसके सामने झुकते हुए उसे रिस्पेक्ट देती है और कहती है ड्रैगन किंग मैं मास्टर मोबिंग जान हूँ, आपको रिस्पेक्ट देती हूँ। मैं जुंची भी उसे कहता है कि मैं जुंची मास्टर ड्रैगन किंग को यहाँ पर रिस्पेक्ट देता हूँ। ड्रैगन किंग वहाँ पर आने के बाद कहते हैं मोबिंग जान क्या तुम यहाँ पर से साइड के ऊपर हट सकते हो, मुझे जुंची से बात करनी है। तो मोबिंग जान कहती है ठीक है सर, मैं यहाँ से साइड के ऊपर हट जाती हूँ और वो साइड के ऊपर चली जाती है। ड्रैगन गार्ड वहीं पर एक शील्ड क्रिएट करते हैं ताकि बाहर आवाज ना आ सके। वो जुंची को और अपने आप को शील्ड के अंदर ले लेते हैं और वहाँ पर जुंची से पर्सनली बात करने लगे हैं। जुंची से कहते हैं लड़के तुमने मेरी ऑफर को रिफ्यूज क्यों किया, आखिर तुम मेरा बेटा क्यों नहीं बनना चाहते। तो मैं जुंची से कहता है सीनियर ड्रैगन किंग मैं यहाँ पर आपको कोई भी रिफ्यूज नहीं करना चाहता था, मैं यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं आपको रिफ्यूज कर सकूं क्योंकि आप एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है, आप पिछले 2 लाख साल से ड्रैगन किंग है। ड्रैगन किंग उसे कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं करते कि तुम मुझे रिफ्यूज कर सको, लेकिन इसके बावजूद तुमने सबके सामने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम किसी ने मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया हो, किसी ने मुझे इस तरह से मना किया हो, मुझे याद नहीं है क्योंकि किसी ने कभी मेरे सामने इस तरह बिहेव किया ही नहीं, किसी ने मुझे मना किया ही नहीं। संजय उसकी बात सुनने के बाद आगे से बिल्कुल खामोश होता है। ड्रैगन किंग उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें यहाँ पर इस तरह का मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर तुम्हें फोर्स करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, मैं यहाँ पर ये नहीं चाहता कि मैंने तुम्हें कहा था वो तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो, तो बस यहाँ पर तुमसे कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। ड्रैगन की सोल है, क्या वो ड्रैगन की सोल तुम्हारी अपनी दुनिया से आई है जहाँ पर तुम पैदा हुए थे। तुम्हारा सुंची ड्रैगन गार्ड की बात सुनने के बाद कहता हाँ ये बात सच है कि वो जो ड्रैगन सोल है वो मेरी दुनिया से आई है। तो ड्रैगन गार्ड उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन सोल नहीं है बल्कि तुम्हारे पास ड्रैगन गार्ड की ब्लड लाइन की पावर भी है जो कि ट्रू ड्रैगन गार्ड की पावर्स हैं, क्या ये बात भी सच है। तुम्हारा सुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ ये बात भी सच है कि मेरे पास ट्रू ब्लड लाइन की पावर भी है। तो ड्रैगन गार्ड की बात सुनने के बाद कहते हैं ये बात तो फिर बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है कि हमारी ड्रैगन राम का एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट ड्रैगन गार्ड वो तुम्हारी दुनिया में गया और वहां पर जाकर उसने अपने लिए एक लेगेसी छोड़ दी जो कि कोई और ले सकता था, यानी कि वो तुमने ले ली।
मुझे लगता है कि उस ड्रैगन गार्ड के लिए, जो भी ड्रैगन गार्ड उस दुनिया में गया था, उसके लिए वो दुनिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और अभी भी तुम्हारे लिए भी वो दुनिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसी वजह से उस ड्रैगन गार्ड वहां पर था और उसने लेगेसी की पावर उस दुनिया में छोड़ी थी। पर सुनचिए अब यहाँ पर उसे अपनी दुनिया का नाम तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। इसी के साथ ही ड्रैगन गार्ड जो होते हैं उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें यहाँ पर अपनी दुनिया का नाम बताने की जरूरत है। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे बेटे बन जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि गॉड राम कितनी ज्यादा पावरफुल है, डिवाइन राम में सभी लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मैं बस यहाँ चाहता हूँ कि हमारी जो ड्रैगन गार्ड की एंशिएंट सोल है, जो ब्लड लाइन की पावर है, वो सेफ रहे तुम्हारे अंदर। और इसी के साथ ही ड्रैगन गार्ड उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ। मैं चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ईस्टर्न गार्ड टेरिटरी में सभी से बचकर रहना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं। फिर साथ ही वो उसे पूछते हैं, मुझे ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जितने लोग तुमने देखे हैं उन सभी गार्ड में सबसे ज्यादा खतरनाक तुम्हें कौन सा लगता है? जितनी देर तुम यहाँ पर कंपटीशन के दौरान रहे, कंपटीशन के दौरान तुमने सभी गार्ड्स को देखा, सभी गार्ड्स और गार्ड्स को देखा होगा, तुम्हें बताना होगा कि उनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक तुम्हें कौन लगता है। तुम्हारा सुनचिस की बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे उन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक जो लगा वो ब्रह्मा गॉडेस थी। ब्रह्मा गॉडेस सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ड्रैगन एम्परर की बात सुनने के बाद कहते तुम एक बहुत ही स्मार्ट लड़के हो, तुमने वाकई में ये बात पहचान ली। हाँ, जितने भी गार्ड्स यहाँ पर थे उन सभी में से सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रह्मा गॉडेस है। तो ड्रैगन गार्ड से कहते हैं लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ एक है, उनमें से एक और भी है, उससे भी तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा क्योंकि वो बंदा भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें उससे भी बचना होगा। सुनची कहता है हाँ बताएं कि वो कौन सा बंदा है। तो ड्रैगन गार्ड से कहते हैं वो बंदा स्टार गार्ड राम का एम्परर है। स्टार गार्ड राम का एम्परर जिंग जूकोंग, वो बहुत ही पावरफुल इंसान और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है और सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करता है। तो इसलिए तुम्हें उससे बहुत ज्यादा बचना होगा क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ता। तो तुम उसके सामने क्या हो, इसलिए तुम्हें इन सभी से बचकर रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर अर्ली स्टेजेस में मारे जाओ क्योंकि तुम्हारे पास हमारी ड्रैगन की ट्रू ब्लड लाइन की पावर है, ड्रैगन गार्ड की। तो वो ड्रैगन गार्ड की ट्रू ब्लड लाइन की पावर सर्वाइव करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में, तुम मेरी डिवाइन गार्ड राम में आ सकते हो। इसी के साथ ही मैं जुंची को मौली की बात याद आती है कि मौली ने उसे अपने फादर के बारे में बताया था कि उसका फादर एक बहुत ही कमीना घटिया इंसान है जिससे वो बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसका फादर वो कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता, इसी वजह से वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करती है। तो मैं जुंची कहता है ठीक है ड्रैगन गार्ड, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही करूंगा, मैं सभी लोगों से जरूर बचूंगा। तो उसके बाद ड्रैगन गार्ड जो होते हैं वो उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। ड्रैगन गार्ड वहां से चले जाते हैं। तो ड्रैगन गार्ड के चले जाने के बाद इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर वहां पर आते हैं और जुंची से कहते हैं यंग मास्टर जुंची, यहाँ पर आपके लिए कोई बंदा आया है जो कि स्टार गार्ड राम से है, वो आपको लेने के लिए आया है। लड़का वहां पर आने के बाद कहता है कि मेरा नाम जिंगलिंग है और मैं यहाँ पर स्टार गार्ड एम्परर के ऑर्डर से आया हूँ। स्टार गार्ड एम्परर ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर दिए हैं यंग मास्टर जुंची को स्टार गार्ड राम में वापस ले जाने के लिए, तो आप मेरे साथ चले। साथ ही वो जुंची से कहता है कि तुम अपने मास्टर्स और बाकी सभी लोगों को यहाँ पर गुड बाय बोल सकते हो, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो हमारा जुंची अपनी मास्टर से कहता है मास्टर मोबिंग जान, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो मास्टर मोबिंग जान उसे कहती है लड़के अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जुंची कहता है कि मेरी मास्टर को भी जाकर इस बारे में बता देना, स्नो क्वीन को इस बारे में जरूर बताना कि मैं यहाँ से चला गया हूँ। तो वो उसे कहती है तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपना ध्यान रखना। और इसी के साथ ही हमारा जुंची जिंगलिंग के साथ वहाँ से निकल पड़ता है स्टार गार्ड राम के लिए। नेक्स्ट सीन में यहाँ से स्टार गार्ड राम को दिखाया जाने वाला है। स्टार गार्ड राम का सीन दिखाते हैं। जुंची और जिंगलिंग दोनों ही वहाँ पर लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग करने के बाद ये दोनों सामने की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। तो वहीं पर फ्लावर गार्डिस को भी दिखाते हैं। फ्लावर गार्डिस एक लड़के के साथ सामने की तरफ से आ रही होती है। हमारा जुंची फ्लावर गार्डिस को वहाँ पर देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि फ्लावर गार्डिस के साथ उसकी पहले से फाइट हो चुकी है। अगर फ्लावर गार्डिस को यहाँ पर पहचान लेती है तो हमारे जुंची के लिए बहुत ही बुरा रहेगा क्योंकि वो उसकी दुनिया के बारे में भी अच्छी तरह से जानती है और जुंची और मोली के दरमियान में जो रिलेशनशिप था उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानती है। फ्लावर गार्डिस वहाँ पर आती है तो जिंगलिंग उसके सामने झुकते हुए उससे रिस्पेक्ट देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस यंग मास्टर को अपने साथ लेकर आया हूँ जिसे हमारे स्टार गार्ड एम्परर अपने साथ लेकर आए हैं। बाहर के टेस्ट में इसने फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है। जबकि हमारा जुंची सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये यहाँ पर सभी लोगों के सामने बता दे कि मैं कौन हूँ, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, मैं तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से बसने वाला हूँ। इसी के साथ ही फ्लावर गार्डिस आगे बढ़ती है और हमारे जुंची से कहती है लिटिल ब्रदर, तो इसका मतलब यह है कि तुम ही वो सन ऑफ हीवन हो, तुम वो लड़के हो जिसने 9th ट्रिब्यूलेशंस को अपने पर गिराया और सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। हमारे जुंची से कहता है हाँ जो सीनियर मैं वही हूँ। तो फ्लावर गार्डिस हमारे जुंची से कहती है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में तुम्हारा नाम जुंची है, मुझे तुम्हारा नाम याद है। तुम्हारा जुंची कहता है तो बहुत ही कमाल की बात है कि आप जैसे एक महान गार्डिस को मेरा नाम याद है कि मेरा नाम जुंची है। गार्डिस उसे कहती है हाँ मुझे तुम्हारा नाम अच्छी तरह से याद है, मैं तुम्हारा नाम कैसे बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे ये किसी और के रेफरेंस से याद है। एक बार मैं एक छोटी दुनिया में गई थी जहाँ पर तुम्हारे नाम जैसा एक लड़का था जिसका नाम जुंची था और उसकी शक्ल सूरत भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, लेकिन वो तो मर चुका है। अगर वो मरा हुआ नहीं होता तो फिर मैं यही समझ लेती कि शायद वो लड़का यहाँ पर चला आया हमारी गार्ड राम में, और मैं यहाँ पर ये सोच लेती कि तुम यहाँ पर जैस्मीन के
का लिटिल लवर हो और उसे मिलने के लिए जहाँ तक पहुंच आए हो। तो माना जुंची उसकी बात सुनने के बाद और भी घबरा जाता है, जबकि फ्लावर गॉडेस उसे कहती है अच्छा ठीक है मुझे यहाँ से जाना, और साथ ही उसे कहती है कि अगर कभी फ्री हो तो मेरे पास चले आना, हम दोनों मिलकर कुछ खेलेंगे और बहुत ज्यादा मजा करेंगे। तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो मेरे साथ कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इसी के साथ ही फ्लावर गॉडेस से बाय बोलने के बाद वहाँ से आगे की तरफ चली जाती है। माना जुंची अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता है। माना जुंची सोच रहा होता है ये क्या, इस फ्लावर गॉडेस यूलू को तो सब कुछ याद है, इसका मतलब यह है कि इसे ये भी पता है कि मैं जुंची हूँ और मैं दुनिया कौन सी से आया हूँ, और साथ उसे ये भी पता है कि मेरा और मोली का आपस में क्या ताल्लुक है। तो एक बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, हमें इस मुश्किल से निपटना होगा, वरना ये किसी को भी इस बारे में बता सकती है, स्पेशली ड्राम के एम्परर को इस बारे में बता सकती है। यहीं से नेक्स्ट सीन में मोली के रूम का दिखाया जाता है। तो मोली जो होती है प्रिंसेस काइजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कारी होती है, उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता चला कि तुमने क्या गलत किया। तो काइजी आगे से उसे कहती है हाँ मुझे पता चला सिस्टर कि मैंने गलत किया है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मोली उसे कहती है कि मैं हर बार तुम्हें इतनी आसानी के साथ माफी नहीं दे सकती, क्या तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं सकती, तुम अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें इन सभी बातों को समझना होगा। तो मोली उसे कहती है तो फिर ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो इस बार एक शर्त होगी, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मोली उसे कहती है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, तुम्हें यहाँ पर किसी से फाइट करनी है, तुम्हें किसी भी स्टार गार्ड राम के गार्ड के साथ फाइट करना होगा और उसे फाइट को जीतना होगा, वो भी 100 ब्रेथ में। और तुम ऐसा करती हो तो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो, क्या तुम ऐसा कर लोगी। तो काइजी उसे कहती है कि हाँ बिग सिस्टर मैं ऐसा कर लूंगी, ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे लिए किसी भी स्टार गार्ड से फाइट करूंगी और उसे हरा भी दूंगी, और ताकि तुम मुझे माफ कर सको। तो मोली उसे कहती है कि पूरी बात तो सुन लो, इस बार तुम अपने ओपोनेंट को खुद से चूज नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए जो ओपोनेंट होगा वो मैं चूज करूंगी, वो भी इस तरह के ऐसे तुम यहाँ पर इस रूम से बाहर निकलोगी, बाहर निकलने के साथ ही तुम्हें जो भी सबसे पहला स्टार गार्ड दिखाई देगा तुम्हें उसके साथ फाइट करना होगी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तुम्हें उसी से फाइट करना होगी। तो काइजी उसे कहती है ठीक है बिग सिस्टर, ठीक है मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, देखना अभी जाकर किसी स्टार गार्ड को हरा कर आती हो। और वो वहां से जल्दी से भागती हुई बाहर चली जाती है, जबकि मोली सोच रही होती है काइजी प्लीज मुझे माफ करना, मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा टफ बन जाओ इससे पहले कि तुम्हें फादर का असली चेहरा दिखाई दे, कम से कम तो फादर के खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। तो लिटिल काइजी जो होती है वो भागती हुई जैसी बाहर निकलती है तो सामने से फ्लावर गार्ड जूलू और उसके साथ दूसरा लड़का वो दोनों चलते हुए उस तरफ आ रहे होते हैं। जूलू से कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो काइजी, क्या हुआ। काइजी वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है फ्लावर गार्ड इज जूलू, चलो जल्दी से मेरे साथ फाइट करो, मुझे तुम्हारे साथ अभी फाइट करनी है। जूलू इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है लिटिल प्रिंसेस काइजी क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहती हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ये गेम खेल सकूं, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि अगर गलती से मैंने यहाँ पर अपनी कुछ ज्यादा पावर्स को यूज कर दिया तो प्रिंसेस को नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। काइजी गुस्से के साथ उसे कहती है कि तुम एक नौकर हो, तुम्हें यहाँ पर नौकर की तरह ही पेश आना चाहिए, जबकि मैं तुम्हारी मालिक हूँ, मैंने यहाँ पर तुम्हें कहा है जो करो वो करो, तुम्हें यहाँ पर मुझसे फाइट करना पड़ेगी। तो फ्लावर गार्ड अपने साथ जो लड़का होता है वो उसे कहती है क्यानवी क्यों ना तुम जाओ जाकर इस लड़की से फायर करो, तुम जाकर प्रिंसेस से फायर करो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इसके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाली, कहीं इस लड़की को नुकसान न पहुंचे। क्यानवी जल्दी से वहाँ से उड़कर चला जाता है। तो वो उसे कहती है बेवकूफ इंसान कहीं के, मुझे मर्दू के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए, मैंने इसे यहाँ पर काम कहा और यहाँ से चला गया और इसे यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दिया कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस से फाइट करूँ। क्यानवी के वहाँ चले जाने के बाद अब यहाँ पर फ्लावर गार्ड के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तो लिटिल प्रिंसेस काइजी चलो फिर ठीक है हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करते हैं, तो तुम्हारे साथ ये वाली गेम मैं ही खेलूंगी। काइजी उसे कहती है क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है आ जाओ। अपनी बड़ी सी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है चलो देखते हैं कि तुम मेरे मूव को ब्लॉक कर पाती हो या नहीं। दूसरी तरफ से जुल्लू भी अपनी पावर्स को यूज करती है, वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसे कहती है तो हमारी लिटिल प्रिंसेस तुम्हारी स्वर्ण एनर्जी तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पहले तुम्हारी स्वर्ण एनर्जी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन इस बार तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन इस बार भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे क्योंकि तुम इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ मुझे नहीं हरा सकती। जुल्लू यहाँ पर अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है कि वो यहाँ पर छोटी प्रिंसेस को आसानी से हरा सकती है। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास से कुछ बेलें निकालती है और इन बेलों के साथ प्रिंसेस के ऊपर अटैक करती है। बेलें जाकर ग्राउंड के ऊपर अटकती है क्योंकि प्रिंसेस काइजी उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है, फिर साथ ही उसकी तरफ आगे बढ़ती है। तो इसी के साथ ही जुल्लू फिर से अपनी पावर्स को यूज करते हुए ऊपर वाली साइड से कुछ बेलें क्रिएट करती है। बेलें जो होती है फिर से प्रिंसेस काइजी की तरफ आगे बढ़ती है और इसी बेलों के साथ ही वो थंडर पावर को भी यूज कर रही होती है। तो जुल्लू की पावर्स जो होती है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, वो साथ साथ अपनी बेलें यूज कर रही होती है और साथ साथ थंडर पावर को यूज कर रही होती है, जबकि काइजी के पास सिर्फ तलवार होती है, वो स्वर्ण एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। वो अपनी तलवार के साथ उसकी बेलों को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, यहाँ पर बचते बचाते उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाती है और लास्ट सीन के ऊपर वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसे स्टैब करती है, जबकि इसी के साथ ही जुल्लू अपने हाथ को घुमाते हुए उसे कहती है प्रिंसेस ये काफी ज्यादा अच्छा था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। तो प्रिंसेस काइजी के हाथ में जो तलवार होती है उसका नाम साइरस होता है। तो जुल्लू से कहते हैं
कि तुम्हारी साइरस के अंदर से जो पावर्स निकल रही है मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है, क्योंकि ये पावर्स अभी कंप्लीट नहीं है। जुल्लू ग्राउंड के अंदर से अपनी पावर्स के साथ पूरा पेड़ निकाल लेती है और उस पेड़ के अंदर जो साइरस तलवार होती है वो वहाँ पर दस जाती है, जिसकी वजह से प्रिंसेस काइजी अपनी तलवार को उसके अंदर से बाहर नहीं निकाल पाती। तो जुल्लू से कहती है तुम्हारी साइरस तलवार की जो पावर है वो कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ दुख और पछतावे से आ रही है। तुम्हें बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है जिसकी वजह से पावर्स गेन कर रही है, लेकिन इतनी पावर्स के साथ ये काम नहीं करेगी। साइरस स्वॉर्ड जो है इसकी असली पावर यही होती है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पछतावा, बहुत सारा रिजेंटमेंट और बहुत सारा दुख होना चाहिए, तभी ये तलवार तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती है। लेकिन तुम्हारे पास ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? तुम तो एक प्रिंसेस हो, तुम एक नोबल स्टेटस रखने वाली प्रिंसेस हो जिसका चाइल्डहुड यहाँ पर की चमच लेकर गुजरा है, और तुम यहाँ पर किस तरह के दुख को फेस कर सकते हो? तुम्हारे पास तो दुख है ही नहीं। तो प्रिंसेस उसके पेड़ को काटते हुए अपनी तलवार को वापस की तरफ खींच लेती है और उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास रिजेंटमेंट नहीं है? जबकि जुल्लू से कहते हैं कि बिना रिजेंटमेंट के तुम इस तलवार की पावर्स को फुली अनलिश नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर दुख पछतावा होगा तभी तुम इस तलवार की फुल पावर्स को यूज कर पाओगी। प्रिंसेस उसे कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता कि मुझे कोई भी रिजेंटमेंट नहीं है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ तो मेरी जिंदगी में कोई भी दुख नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी पछतावा नहीं होगा। इसके साथ ही वो उसे कहती है तुम्हें पता है कि मेरे पास कौन कौन से पछतावे हैं? मेरी आंटी जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था वो आंटी मर चुकी है और उनके मरने की वजह से मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मेरा भाई जो कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, जो मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करता था, वो मर चुका है, मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। और मेरी सिस्टर जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरी सिस्टर को भी यहाँ पर पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई थी। मेरी सिस्टर को यहाँ से निकाल दिया गया और उसके बाद फाइनली मेरी सिस्टर मेरे पास वापस आई। मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे नफरत क्यों ना करूँ, क्योंकि सब कुछ तो तुमने किया था। इसी के साथ ही हमारी प्रिंसेस काइजी जो अपनी तलवार को वापस बुला लेती है और यहाँ पर इतनी सारी नफरत के साथ उसकी तलवार की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसी काइजी की पावर्स वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी सारी रिजेंटमेंट और इतने सारे पछतावे और इतनी सारी नफरत के साथ, इसी के साथ ही जुल्लू समझ जाती है कि इसकी पावर्स बढ़ चुकी है। तो वो उसे कहती है लिटिल प्रिंसेस लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ ज्यादा गलत समझ लिया। अच्छा ठीक है, मुझे और भी जरूरी काम करने के लिए जाना है, मैं जहाँ से जा रही हूँ। जुल्लू वहाँ पर से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। जुल्लू जैसी वहाँ पर से जाने लगती है तो इसी के साथ में प्रिंसेस काइजी से जाने तो बिल्कुल भी नहीं देगी। प्रिंसेस काइजी अपनी जो साइरस स्वॉर्ड होती है उसके अंदर पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकती। आज यहाँ पर जो नफरत जो गुस्सा है वो सारे का सारा मैं तुम्हारे ऊपर ही उतारने वाली हूँ। जुल्लू कहती है इस लड़की की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे जो हाइनस सीजू थे उन्होंने भी पूरे 9000 साल लगाए थे और तब जाकर वो इस वाली स्पेशल टेक्निक को मास्टर कर पाए थे, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ 7 साल में यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है। टेक्निक अगर इसने रिलीज कर दी तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। तो काइजी अपनी तलवार के अंदर से स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए जुल्लू के ऊपर अटैक कर देती है, जबकि जुल्लू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक बैरियर क्रिएट करती है, लेकिन वो स्लैश होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जुल्लू को भी पता होता है कि वो उस टेक्निक को वहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाएगी। वो उस अटैक के साथ हिट होने के बाद जैसे पीछे की तरफ गिरती है उसी के साथ ही पीछे वाली साइड से उसके ऊपर अटैक होता है। वहाँ पर एक एनर्जी बीम होती है क्योंकि हमारी सिस्टर मोली ने उसके ऊपर अटैक किया होता है। सिस्टर मोली अपनी एनर्जी बीम के साथ जब उसके ऊपर अटैक करती है तो इसी के साथ ही जुल्लू ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और काफी बुरी तरह जख्मी हो जाती है और पीछे की तरफ देखती है और कहती है ऐसा क्यों जैस्मिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर साथ ही वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ तुम उस जुंची की वजह से कर रही हो, क्योंकि जुंची यहाँ पर आ चुका है, स्टार का डोमेन में आ चुका है और तुम नहीं चाहती कि मैं किसी को इस बारे में बताऊं। ये साथ ही जुल्लू वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरती है तो काइजी कहती है सिस्टर ये तुमने क्या कर दिया? सिस्टर तुमने जुल्लू को मार दिया। तो मोली से कहती है मेरी लिटिल सिस्टर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर तुम्हारा फायदा उठाया, मैंने यहाँ पर तुमसे इसे जानबूझकर फाइट करवाई थी। तो मोली से कहती है लेकिन तुमने यहाँ पर ये सब कुछ करवाया क्यों जब तुम्हें आखिर के ऊपर आकर खुद ही से मारना था? तुम्हारी मोली से कहते हैं क्योंकि जुल्लू एक बहुत ही होशियार और चालाक औरत है, इसी वजह से मैं अकेले इसको नहीं मार पाती, मैंने तुमसे इसे फायर करवाई। अच्छी तरह से पता था कि इस वक्त इस टाइम के ऊपर जुल्लू यहाँ पर बाहर से गुजरेगी और जानबूझकर मैंने तुम्हें ये वाला चैलेंज दिया था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा गुस्से वाली और ऊपर से तुम इससे बहुत ज्यादा नफरत भी करती हो, तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि बाहर आने के बाद तुम इसी से फाइट करोगी। तुमने ऐसा ही किया, तुमने इसके साथ फाइट की, तुमने इसे फाइट के दौरान थोड़ा कमजोर कर दिया जिसकी वजह से ये केयर फ्री होगी और इसके पीछे वाली साइड से आकर मैंने इसके ऊपर अटैक करके इसको फिनिश कर दिया। रास्ते का सबसे बड़ा कांटा इस वक्त निकल चुका है। तो काइजी उसे कहती है लेकिन सिस्टर अब जबकि जुल्लू यहाँ पर मर चुकी है तो फादर को इस बारे में पता चल जाएगा, अगर फादर को पता चल गया तो फिर तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, हम लोग अपने फादर को इस बारे में कैसे बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है? तो मोली उसे कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, फादर को मैं अकेले ही संभाल लूंगी, हमारे वो बुढ़े खूसट फादर हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। तो नेक्स्ट में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है इनके इंपीरियल पैलेस का, स्टार गार्ड बैठे होते हैं। दूसरी वक्त भी वहाँ पर शुंची को लेकर पहुंच आता है स्टार गार्ड के इंपीरियल पैलेस में। वहाँ पर आने के बाद वो सभी को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर शुंची को लेकर आया हूँ जैसा कि मुझे लाने के लिए कहा गया। तो तुम्हारा शुंची भी वहाँ पर सभी लोगों को रिस्पेक्ट देता है और सभी से कहता है कि मैं सोंग स्नो राम से आया हूँ। सीनियर ट्यान गैंग और सीनियर ट्यान जान मुझे यहाँ पर आपसे मिलकर
काफी ज्यादा खुशी हुई। तो मास्टर जो होते हैं यानी कि सामने जो स्टार गार्ड एम्पर बैठे होते हैं वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं जुनची फाइनली तुम यहाँ पर आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि तुम हमारी ब्रोकन शैडो टेक्निक को सीखना चाहते हो तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ है। मैंने पहले किसी को बता दिया था, जाकर हिमली स्लाटर गार्ड को बता दें कि उसके पास एक नया डिसाइपल आने वाला है जिसे उससे स्टार गार्ड ब्रोकन शैडो टेक्निक सिखानी होगी। और इसी के साथ स्टार गार्ड एम्पर को वहाँ पर एक झटका लगता है। स्टार गार्ड एम्पर काफी हैरान होते हैं जबकि दूसरा गार्ड आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मास्टर क्या हुआ, क्या कुछ बुरा हुआ है। तो मास्टर स्टार गार्ड उसे कहते हैं कि जुल्लू मर चुकी है। ये बात सुनने के बाद वो बुढ़ा एम्पर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जुल्लू कैसे मर गई। स्टार गार्ड एम्पर से कहते हैं चलो चल के वहाँ पर देखते हैं कि वो कैसे मरी है। तो इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ पर से निकल जाते हैं, दोनों उड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जबकि मैं जुनची सोच रहा था ये क्या हुआ, हम लोग अभी भी यहाँ पर रहे, ये लोग हमें अकेला छोड़कर चले गए। एक सीन में साइरस टेम्पल के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टर मोली और सिस्टर काइजी दोनों खड़ी होती है जबकि जुल्लू की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती है। फादर उसके साथ साथ वो बुढ़े खूसट उसके साथ वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो हमारी प्रिंसेस मोली कहती है फादर तो काफी तेजी के साथ यहाँ पर पहुंचा है जैसे कि उन्हें पता चल गया हो जल्दी से। फादर वहाँ पर आने के बाद काफी गुस्से के साथ कहते हैं इस बात का क्या मतलब है, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी तुमने जुल्लू को मार डाला। मोली कहती है क्योंकि हमें जो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी इसी वजह से हमने इसे फाइट कर इसे मार डाला, क्या इतनी रीजन काफी रहेगी। फादर इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, मैं इस तरह की बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आया। जबकि उसके साथ वाला जो दूसरा बुढ़ा एम्पर होता है वो एम्पर को रोकता है और उसे कहता है कि एम्पर स्टार गार्ड प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते, हमें पहले इस मसले को बातचीत करके सुलझाना चाहिए खास होती है। जबकि उसके साथ जो मिनिस्टर होता है वो एम्पर को रोकता है और कहता है कि मेरे किंग रुक जाएं, प्लीज शांत हो जाएं। इन लोगों की बात सुन लेते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एम्पर जो होते हैं फादर जैस्मीन से कहते हैं कि जैस्मीन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुम्हें कभी भी एक अच्छी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया और ना ही तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार किया, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर सारी की सारी हदें पार कर दो। तुमने यहाँ पर जुल्लू की जान क्यों ली, तुमने इसको क्यों मारा है, तुम्हें पता भी है कि ये कितना बड़ा सीरियस क्राइम है। तो हमारी मोली उसे कहती है हाँ मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा सीरियस क्राइम है। फिर साथ ही वो अपने फादर से कहती है फादर क्या आपको याद है आपने मुझे वापस बुलाया था और कहा था कि अगर मैं आपको रिचुअल परफॉर्म करने में आपकी मदद करती हूँ बदले मुझे 3 कंडीशंस मेरी एक्सेप्ट करेंगे। उन 3 कंडीशंस में से मेरी पहली कंडीशन ये है यानी जुल्लू को मारना। जुल्लू को मैंने मार दिया और मेरी एक शर्त पूरी हो गई, अब बस 2 बची है। बात सुनने के बाद लिटिल काइजी उसे कहती है तुम लोग यहाँ पर किस सेरेमनी किस रिचुअल की बात कर रहे हो, मुझे भी तो बताओ कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। फादर जी बात सुनने के बाद आगे से खामोश हो जाते हैं जबकि लिटिल काइजी को भी कुछ भी यहाँ पर समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ पर फादर भी आगे से खामोश हो गए, कौन से रिचुअल की बात हो रही है। तो फादर उस मिनिस्टर को अपने साथ लेते हैं, वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। वहाँ चले जाने के बाद काइजी से कहा जाता है काइजी चलो जल्दी से यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं बचा, तुम भी यहाँ से जाओ। काइजी उसे कहती है लेकिन मोली मुझे बताओ तो सही तुम लोग यहाँ पर किस रिचुअल की सेरेमनी की बात कर रहे हो। तो मोली गुस्से के साथ से कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि यहाँ से जाओ। फिर साथ ही उसे कहती है कि मैंने सुना है कि नंबर 1 जिसने गॉड कॉन्फ्रेंस को जीता वो यहाँ पर आया, उसने कहा था कि वो मुझसे सीखना चाहता है स्टार गार्ड ब्रोकन शैडो टेक्निक को। उस बेवकूफ या जो भी घटिया सा बंदा है उसको यहाँ पर लेकर आओ, कल के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है तो मैं उस बेशरम बंदे को खुद से सिखाऊंगी। यहाँ पर अपने फादर के सामने जानबूझकर उस बंदे की इंसल्ट कर रही होती है जबकि मोली को अच्छी तरह से पता है कि वो जुनची ही है। तो लिटिल काइजी से कहती है ठीक है सिस्टर ठीक है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाती हूँ जाकर उसको लेकर आती हूँ। तो लिटिल प्रिंसेस काइजी वहाँ से निकल पड़ती है मैं जुनची को लेने के लिए और साथ ही वो रास्ते में सोच रही होती है सिस्टर यहाँ पर मुझसे कोई बहुत ही बड़ी बात छुपा रही है, यहाँ पर कोई ना कोई तो बात है, कौन सी सेरेमनी कौन से रिचुअल की बात हो रही थी। और फादर ने यहाँ पर आगे से खामोश क्यों हो गए, जुल्लू की मौत का भी उन्होंने यहाँ पर ज्यादा गुस्सा नहीं किया। ऊपर से सिस्टर ने मुझे उस किसी घटिया से बंदे को बुलाने के लिए भेज दिया जो कि गॉड कॉन्फ्रेंस को जीत के यहाँ तक पहुंचा है। नंबर 1 मुझे क्या लगे वो कौन है। लिटिल काइजी जो होती है वो भागती हुई उस तरफ जा रही होती है, उसी वक्त जुनची उसके पास से गुजरता है, यानी जुनची रास्ते में होता है जो उसके पास से गुजर कर जा रही होती है। तुम्हारे जुनची से देखते ही कहता है लीज गया ये तो लिटिल जैस्मीन है, ये कहाँ पर जा रही है। तो लिटिल जैस्मीन वहीं पर रुक जाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो नंबर 1 तुम हो जिसने इस बार की गॉड कॉन्फ्रेंस को जीता है। तुम्हारे जुनची से कहता है हाँ मैं ही हूँ। तो इस बात से क्या मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है और क्या तुम्हें मुझे देख कर लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर गॉड कॉन्फ्रेंस में नंबर 1 आ सकता हूँ। उसके साथ ही बंदा होता है यानी कि कहता है कि मैं ह्यूमनली प्रिंसेस को होमेज पे करता हूँ, यानी कि आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, ग्रीट करता हूँ। ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर लिटिल प्रिंसेस हो, क्या तुम स्टार गार्ड डोमेन की लिटिल प्रिंसेस हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो वो छोटी सी लड़की है। साथ में जुनची को याद आता है कि ये तो छोटी सी लड़की है जिसे मैंने जंगल में बचाया था। लिटिल मोली आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि मेरे साथ आओ, सिस्टर तुमसे मिलना चाहती है, सिस्टर ने मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए, चलो आओ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। उसका हाथ पकड़ती है और उसे कह रही चलो जल्दी चलो। वो दोनों वहाँ सामने की तरफ चल पड़ती है जबकि मैं जुनची यहाँ पर छोटी लड़की को सोच रहा होता है जो जंगल में उसे मिली थी। जुनची कहता है जंगल में क्या कर रही थी लिटिल मोली, तुम्हारा असली नाम क्या है। लिटिल मोली उसे कहती है मैंने तुम्हें बताया नहीं था मेरा असली नाम क्या है, मेरा नाम लिटिल जैस्मीन है, जो तो हम लोग ने वहीं पर डिसाइड कर लिया था उस जंगल में। तुम यहाँ पर मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो। तो वो जुनची को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ती है लेकिन मैं जुनची आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो उसे कहती है लड़के तुम्हें हुआ क्या है, तुम तेज तेज क्यों नहीं चल रहे, क्या तुम मोली से मिलना नहीं चाहते। तो जुनची उसे कहता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तुम हो कौन, क्या तुम वाकई में स्टार गार्ड ड्राम की लिटिल प्रिंसेस हो। तो लिटिल मोली उसे कहती है कि तुम लोग वाकई में एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही कि मैं
मैं बिल्कुल लिटिल मोली जैसी दिखाई देती हूँ, मैं जैस्मिन की जैसी दिखाई देती हूँ, इसका मतलब है कि मैं उसकी सिस्टर हो सकती हूँ। मैं शुंची से कहता तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त मोली कहाँ पर है। वो कहती है इस वक्त मोली अपने स्टार गार्ड टेम्पल में होगी, अपने स्टार गार्ड की स्लाटर टेम्पल में होगी। तुम्हारा शुंची से कहता है नहीं, वो इस वक्त वहाँ पर नहीं है, इस वक्त वो कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उसका ऑरा महसूस हो रहा है कि वो यहाँ से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से आ रहा है। तो वो उसे कहती है हाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था जिसकी वजह से मोली अपने टेम्पल को छोड़कर बाहर गई है, तो मुझे लगता है कि वो इस वक्त काफी बड़ी मुश्किल में है। तुम्हारा शुंची से कहता है कैसी मुश्किल, मुझे बताओ कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में और क्यों मुश्किल में है। शुंची इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, सिस्टर ने यानी मोली ने जुल्लू को मार दिया है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे लिए उसने जुल्लू को मार दिया। जैसे ही यहाँ पर स्टार गार्ड ड्राम में पहुंचे हो, इसी के साथ ही वहाँ पर उसने जुल्लू को मार दिया। मुझे ये बताओ कि इस बात का क्या मतलब हो सकता है, ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए तो कर रही है। शुंची उसे कहता है क्या वाकई में उसने ये सब कुछ इसलिए किया होगा। साथ ही शुंची को यहाँ पर याद आता है जैसे वो यहाँ पर आया था, इसी के साथ ही जुल्लू ने उसको पहचान लिया था। जुल्लू से कह रही थी कि तुम्हारी शक्ल सूरत बिल्कुल उस लड़के से मिलती है और नाम भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसा कि लोअर वर्ल्ड में मैं देखकर आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जैस्मिन के लिटिल लवर हो। इसका मतलब यह है कि जुल्लू ने हमारी शुंची को पहचान लिया था, तो इसी वजह से मोली ने जुल्लू को यहाँ पर मार दिया। तुम्हारा शुंची कहता है तो इसका मतलब यह है कि उसने मेरे लिए उसको मारा है। तो लिटिल जैस्मिन उसे कह दिया अच्छा ठीक है, अब तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर अपनी सिस्टर को देखकर आती हूँ कि सिस्टर वहाँ पर क्या कर रही है। बड़ी स्पीड से उड़ती हुई इस तरफ चली जाती है और चल के देखती है कि वहाँ पर क्या होने वाला है। वो कहती है चलो देखते हैं कि फादर शायद वहाँ से जा चुके हो, फादर ने मेरी सिस्टर को ज्यादा परेशान न किया हो। तो कैसी भागती हुई जल्दी से अपनी सिस्टर के पास पहुंच जाती है और मोली भी सामने से उसी की तरफ ही आ रही होती है। वो उसे कहती है सिस्टर क्या हुआ, क्या वो सब कुछ ठीक हो गया, फादर ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। वो उसे कहती है नहीं, वो बुढ़ा खुसट मुझे कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे ये बताओ कि जुंची कहाँ पर है। तो लिटिल मोली उसे कहती है तुम्हें पहले से पता है कि जुंची है जो कि पहले नंबर पर आया और जुंची यहाँ पर आने वाला था, क्या तुमने ये सब कुछ उसी के लिए किया है। मैं उसे लेकर आ गई हूँ, वो इस वक्त तुम्हारे स्लाटर टेम्पल में है। मोली चलाकर उसे कहती है कि आज बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, उसने अपनी फैमिली को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने एल्डर्स को सभी को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आने के लिए गार्ड ड्राम में चलाया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने का वहाँ पर नाटक करती है, काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रही होती है। काइजी उसे कहती है सिस्टर प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। इसके साथ ही मोली अपनी पावर्स को रिलीज करते वहाँ से गायब होती है और कहती है कि मैं अभी जाकर उसे देख कर आती हूँ। मैं उसे गुस्से के साथ समझाऊंगी कि वो यहाँ से चला जाए। वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नहीं बल्कि गार्ड ड्राम में मरने के लिए आया है। एक बार वो मुझे मिले तो सही, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। टांगे तोड़ने के बाद मैं उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दूंगी ताकि वो दोबारा कभी यहाँ पर वापस न आ सके। इसी के साथ ही वो गायब हो जाती है, जबकि काइजी से कह रही है सिस्टर प्लीज शांत हो जाओ। वो कहती है मुझे लगता है कि मुझे भी सिस्टर के पीछे जाना चाहिए, मुझे जाकर शुंची को बचाना चाहिए। सिस्टर बहुत गुस्से में और जब ये गुस्सा होती है तब ये किसी की भी नहीं सुनती। काइजी भी जल्दी से भागती हुई उसके पीछे जाती है, जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मोली माया शुंची के सामने अपीयर होती है। पहले वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन जैसे वहाँ पर शुंची को देखती है, शुंची उसकी तरफ देखता है, वो उसे कहता है मास्टर। तो इसी के साथ ही मोली वहाँ पर रोना शुरू कर देती है और कहती है शुंची तुम वापस यहाँ पर आ गए। के बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो मोली उसे कहती है कि तुम बेवकूफ कहेंगे यहाँ पर क्या करने के लिए आए, वो भी इतनी दूर, क्या तुम सिर्फ मुझे देखने के लिए आए हो। काइजी भागती वहाँ पर पहुँचती है कि सिस्टर कहीं जुंची के साथ कुछ कर ना दे, लेकिन जैसे वहाँ पर पहुँचती है वो देखकर काफी हैरान होती है कि सिस्टर ने वहाँ पर जुंची को गले लगाया होता है और वो दोनों वहाँ पर प्यार कर रही होती है। इस बात से काइजी जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है, फिर साथ ही कहती है चलो ठीक है, इन लोगों को यहीं पर छोड़ देते हैं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो काइजी वहाँ से चली जाती है। काइजी के चले जाने के बाद मोली से कहती है जुंची तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जुंची कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा। उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो तुमने जबकि मुझे यहाँ पर देख लिया है तो मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए वापस जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। जुंची उसे कहता है लेकिन क्यों, मैं अभी वापस क्यों जाऊँ। मोली उसे कहती है कि तुम इस वक्त सभी लोगों की नजरों में आ चुके हो, तुम्हें वहाँ पर टूर्नामेंट को जीतने के बाद जो ट्रू गार्ड प्रोफेसी थी उस प्रोफेसी के मुताबिक तुम एक किंग बन सकते हो। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों की नजर अब तुम्हारे ऊपर है। जुंची से कहती है तुम्हें शायद ट्रू गार्ड प्रोफेसी के बारे में कुछ भी ना पता। ट्रू गार्ड प्रोफेसी का मतलब यह है कि तुम एक किंग राम में पहुंच सकते हो और एक ट्रू गार्ड बन सकते हो। तुम्हारे जुंची से कहता है क्या तुम उन सभी लोगों से डरती हो, क्या उन सभी लोगों को भी इस बात से डरना चाहिए कि मैं एक ट्रू गार्ड बन सकता हूँ। मोली उसे कहती है ये बहुत ज्यादा स्पेशल बात है, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ह्यूमन सन कहाँ से आया, वो तुम्हारी लोकेशन के बारे में जानना चाहेंगे, वो सभी लोग जानना चाहेंगे तुम कौन सी दुनिया से आए हो। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम लोअर वर्ल्ड से आए हो, लोअर वर्ल्ड तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। ये सभी गार्ड्स वहाँ पर जाएंगे और जाकर जो तबाही मचाएंगे उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये सभी लोग तुम्हारी बर्थ प्लेस के बारे में जानना चाहेंगे कि सन ऑफ ह्यूमन कहाँ पर पैदा हुआ, और अगर इन्हें पता चला कि तुम एक लोअर वर्ल्ड से हो तो फिर तो वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, तुम्हारे ब्लू पोल स्टार को बर्बाद कर देंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंची जैस्मिन से कहता है कि जैस्मिन मुझे बताओ क्या तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, अब तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तो मोली उसे कहती है नहीं तुम अभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने, तुम्हें अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। अगर तुम अपने आप को और साथ में ब्लू पोल
स्टार को बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, जैसे कि टियानजिन कॉन्टिनेंट और इल्यूशनरी डीमन राम में वहाँ पर सभी लोग तुमसे डरते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो। तुमने वहाँ पर सबसे पावरफुल को हराकर सबसे पावरफुल की पोजीशन खुद ली है, वजह से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि गॉड राम में भी सभी लोग तुमसे डरे, सभी लोग तुम्हें अवॉइड करे, सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करे। तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। तुम्हारा सुनचियो से कहता है कि मैं तो हमेशा से स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था, मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था कि सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये गार्ड्स की राम है और गार्ड्स की राम में सभी लोग जहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ कि सभी मेरी रिस्पेक्ट करेंगे? तो मोलियो से कहती है युनची क्यों नहीं हो सकता, क्या तुम इस बार में भूल रहे हो कि तुम सन ऑफ हीवन हो? अगर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। 1 महीने के बाद तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब देखते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी से तुम कितना फायदा उठा सकते हो। और वो अपॉर्चुनिटी इटरनल स्काई पर्ल है। इटरनल स्काई पर्ल के अंदर जाने का तुम्हें मौका मिलेगा, जहाँ पर पूरे 3000 साल तक तुम कल्टीवेट कर सकते हो। स्काई पर्ल के अंदर जितने साल तुम गुजारोगे बाहर के टाइम के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं होने वाला। वहाँ पर ब्लू पोल स्टार के ऊपर पूरे 8 साल लगे थे अपने आप को इनविंसिबल बनाने के लिए। ब्लू पोल स्टार के ऊपर 8 साल की कल्टीवेशन के बाद तुम इतने स्ट्रॉन्गर बन गए। जरा सोचो, तुम इटरनल स्काई पर्ल के अंदर 3000 साल तक कल्टीवेट करते रहते हो और उसके बाद वहाँ से बाहर निकलते हो, तो जरा सोच कर देखो तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर निकलोगे। तो युनची ये बात सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मोली तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जितने भी 14 सांस है उन सभी लोगों को इटरनल स्काई पर्ल के अंदर जाने का मौका मिलेगा, और मैं क्योंकि पहले नंबर पर हूं तो मुझे तो लाजमी मिलेगा। और ऊपर से मेरे पास तो इविल गार्ड की पावर्स भी हैं। इविल गार्ड्स की पावर की मदद से मैं कोई ना कोई मिरेकल क्रिएट कर सकता हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आ सकता हूँ। मोलियो से कहती है कि ठीक 1 महीने के बाद तुम इटरनल स्काई पर्ल के अंदर जाने वाले हो, और मैं चाहती हूँ कि 15 दिन के बाद तुम यहाँ से इटरनल स्काई डोमेन में वापस चले जाओ। तुम्हारे युनची से कहता है लेकिन मोली तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम्हें पता है ना कि एक बार मैं वहाँ पर चला गया स्काई पर्ल के अंदर तो 3000 साल तक वापस नहीं आने वाला और हम दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो फिर तुम क्यों चाहती हो कि मैं 15 दिन पहले वहाँ पर चला जाऊँ? मोलियो से कहती है कि मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि वो बुढ़ा क्रूसर तुम्हारी बॉडी के अंदर जो छुपे हुए सीक्रेट्स हैं उन सीक्रेट्स को जानने की पूरी कोशिश करेगा। कहीं ऐसा ना कि वो तुम्हारी बॉडी को डाइसेक्ट कर दे, इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। ऊपर से मून गॉड एम्परर बहुत ही जल्दी शादी करने वाला है और उसकी शादी 15 दिन के बाद होने वाली है। 15 दिन तक यही तुम्हारी लिमिट है। तुम 15 दिन तक यहाँ पर टिक सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं टिक पाओगे, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। बहुत सारे चोजन वंस को भी वहाँ पर बुलाया जाएगा क्योंकि वो शादी जो है ये इस सदी की सबसे बड़ी शादी होने वाली है। मून गॉड एम्परर की शादी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स आने वाले हैं और तुम्हें भी वहाँ पर जाना है उस शादी को अटेंड करने के लिए। लगता है कि इस बात से कोई बहुत ज्यादा नाराज होने वाला है। मेरे लिए ये 15 दिन भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। मैं इन 15 दिन में भी तुम्हें काफी मुश्किल से बचा कर रख पाऊंगी, क्योंकि मेरे फादर जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं। तो 15 दिन तक मैं जहाँ पर तुम्हें पूरी प्रोटेक्शन दूंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने फादर को तुमसे दूर रखूँ, और मैं जहाँ पर तुम्हें भी यही कहूंगी कि 15 दिन तक तुम्हें फादर के पास बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें फादर के पास किसी भी हाल में नहीं जाना है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में स्टार गॉड एम्परर का भी दिखाया जाता है। स्टार गॉड एम्परर अपनी कुर्सी के ऊपर आराम से बैठे होते हैं और उनके पास उसका वो बुढ़ा मंत्री खड़ा होता है। तो वो बुढ़ा मंत्री जो होता है वो अपने किंग से कहता है, माय किंग, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं और कभी भी आप इस बात के लिए एग्री नहीं करते उस लड़के युनची को यहाँ पर स्लॉटर गार्डियंस के पास से ब्रोकन मून शैडो टेक्निक को सिखवाने के लिए। तो फिर आप इस बात के लिए राजी कैसे हो गए? मुझे लगता है कि आपको उस लड़के युनची में कोई इंटरेस्ट है और आप उससे कुछ चाहते हैं, इसी वजह से आपने उस लड़के को यहाँ पर आने की इजाजत दी है। तो एम्परर से कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि उस लड़के की बॉडी के अंदर क्या है? उस लड़के के बारे में ट्रू गॉड की प्रोफेसी है। ट्रू गॉड की प्रोफेसी की वजह से ही तो इटरनल स्काई राम का जो एम्परर था और उसके साथ साथ ब्रह्मा गॉड जो थे वो सभी लोग उस लड़के को हासिल करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने तो शर्म की हद ही पार कर दी थी। तो उसे अपनी बेटी पेश कर रहा था। अब जरा देखो, मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं उस लड़के को यहाँ पर लेकर आया ताकि मेरी बेटी उसे ब्रोकन शैडो टेक्निक सिखा सके, लेकिन असल मकसद तो यह कि मैं उस लड़के की बॉडी के अंदर जितने भी सीक्रेट्स हैं उन सभी को जानना चाहता हूँ। आखिर वो लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? उस लड़के के पास इतना स्पेशल क्यों है? तो एम्परर अपने मंत्री से कहते हैं, चलो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, हम लोग चलकर जाकर उस लड़के को एग्जामिन करके देखते हैं। चलो देखते हैं कि आखिर उस लड़के की बॉडी के अंदर स्पेशल क्या है। चलो दोनों वहाँ पर चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन में यहाँ पर से स्लॉटर टेम्पल का ही दिखाया जाता है। तो ये लोग वहाँ पर पहुंचते हैं स्लॉटर टेम्पल में, जहाँ पर सैटेलाइटनिंग वहाँ पर पहले से मौजूद होता है। वो उनसे कहता है, एम्परर अब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? तो एम्परर सैटेलाइट लिंक से कहते हैं, मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर है? वो लड़का युनची जिसे तुम यहाँ पर लेकर आए थे वो कहाँ पर है? उसी वक्त मोली भी अंदर से बाहर निकल आती है। मोली वहाँ पर आती है और अपने फादर से कहती है, फादर आपका यहाँ पर क्या काम है? कि फादर उसे कहते हैं कि उस लड़के को बाहर बुलाओ, मुझे उस लड़के से बात करनी है। मोली कहती है, नहीं, आप उस लड़के से बात बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो लड़का जो कि एक लोअर वर्ल्ड से है और उसकी बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा हम्बल है, ऊपर से उसका कल्टीवेशन लेवल भी आपके कल्टीवेशन लेवल से काफी ज्यादा लो है। तो फिर आप उस लड़के से क्यों मिलना चाहते हैं? वो लड़का आपसे मिलने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो ये बात बहुत ज्यादा अजीब लग रही है कि स्टार गॉड डोमेन के एम्परर यहाँ पर पर्सनली चले आए हैं उस लड़के से मिलने के लिए जो कि लोअर वर्ल्ड से यहाँ पर आया है।
तो बुड्ढा मंत्री यहाँ पर बीच में बोलते हुए कहता है कि योर हाइनेस मेरी प्रिंसेस, वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसी वजह से हमारे किंग जो है वो भी इतनी बात करता है कि हमारी मोली जो होती है उसे कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें बीच में बोलने का किसने कहा। यहाँ पर अपने फादर एम्परर से बात कर रही हो जबकि तुम यहाँ पर बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। इस बात से एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि हमारी जो मोली होती है वो उसे कहती है कि बुड्ढे खुसट कहेंगे, तुमने जानबूझकर खुद से ये फैसला कर लिया, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, तुमने ये फैसला किया कि जुंची यहाँ पर आकर मेरे पास स्टार गार्ड ब्रोकन शैडो टेक्निक को सीख सकता है। यहाँ पर तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो लड़का जुंची वो थोड़ा बहुत हैंडसम है और काफी ज्यादा अच्छा है, तो इसी वजह से मैंने उस लड़के को अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, वरना यहाँ पर मैं मना कर देती तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। अब जबकि वो लड़का यहाँ पर आ चुका और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उस लड़के को ब्रोकन शैडो टेक्निक सिखाऊंगी, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर उसको सिखाऊंगी, लेकिन कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक वो लड़का सीख नहीं जाता। तो एम्परर उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम इस बात के लिए एग्री करते हो कि तुम उसे सिखाना चाहते हो, लेकिन मुझे उस लड़के से कुछ पूछना है, मैं उस लड़के से बात करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दे दो, एक दिन के बाद वो लड़का तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो मोली इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं उस लड़के को एक मिनट के लिए भी तुम्हें नहीं देने वाली। जब तक वो लड़का कम्प्लीटली ब्रोकन शैडो टेक्निक को सीख लेता तब तक उस लड़के को कोई भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकता, वो लड़का मेरे पास ही रहेगा। पास मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, यानी एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि बस भी करो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, जुंची को मैं यहाँ पर लेकर आओ और जुंची को मेरे पास लेकर आओ क्योंकि मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, दिन के लिए जुंची मेरे पास रहेगा। तो इस बात से मोली भी काफी ज्यादा गुस्सा आती है, मोली भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है अगर तुम उसे यहाँ पर से लेकर जाना चाहते हो तो फिर आ जाओ, देखते हैं कि तुम उसे लेकर जा सकते हो या नहीं। दोनों जब यहाँ पर गुस्सा कर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही जो बुड्ढा मास्टर होता है वो उन दोनों के दरमियान में आता है, यानी कि वो एम्परर को रोक लेता है और कहता है कि माय किंग प्लीज शांत हो जाएं, सेरेमनी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, यानी कि रिचुअल आने वाला है, ऐसा ना हो कि आपके इस गुस्से की वजह से हमारे रिचुअल का सारा प्लान फेल हो जाए। ये बुड्ढा मंत्री एम्परर को शांत करने में काफी ज्यादा अच्छा है, तो एम्परर को शांत करवा देता है, जबकि इसी के साथ ही मोली से कहती है बुड्ढे खुसट गए कि तुम हम जहाँ अब जबकि तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, एक और फैसला किया है कि वो लड़का जुंची काफी ज्यादा अच्छा और हैंडसम भी है, तो मैं अपनी लिटिल प्रिंसेस काइजी की शादी उसके साथ करवाना चाहती हूँ। तुमने मेरी बात को सुना, ये बात सुनते ही एम्परर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ उसे कहते हैं तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। तो मोली उसे कहती है मैंने कहा कि मैंने काइजी की शादी जुंची के साथ करवाने का फैसला किया है। एम्परर गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ लड़की, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मैं उस लड़की का बाप हूँ, मैं काइजी का फादर हूँ, तो ये फैसला मेरा होगा कि उसकी शादी किसके साथ होगी, तुमने ऐसे ही कैसे ये फैसला कर लिया। मोली उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछ नहीं रही कि मैं उससे शादी करवा सकती हूँ या नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने उन दोनों की शादी करवाने का फैसला कर दिया और इसके साथ साथ मैंने तो जुंची को डाउरी भी दे दी है। एम्परर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जबकि वो बुड्ढा मास्टर एम्परर को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है एम्परर प्लीज शांत हो जाए, प्लीज शांत हो जाए, आप रिचुअल के बारे में सोचे। मोली अपने फादर से बताती है मैंने यहाँ पर काइजी से कहा कि काइजी जुंची को साइरन वुल्फ प्रिजन रिवाइंड कोड टेक्निक के बारे में सिखाए, वो उसे वुल्फ गार्ड टेक्निक के बारे में सिखाएगी, उसकी स्पेशलिटी है, तो यहाँ पर ये डाउरी के तौर पर उसे दिया जाएगा। तो फादर ये बात सुनने के बाद गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं ये क्या तुम कर क्या रही हो, पहले तुमने काइजी की शादी करने का फैसला कर लिया मुझसे पूछे बिना, अब यहाँ पर तुम उस लड़के को गार्ड टेक्निक भी सिखाने वाली हो, ये तो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। मोली पीछे की तरफ मुड़ जाती है और जाते हुए अपने फादर से कहती है फादर रिचुअल को पूरा करने के लिए मुझे 3 कंडीशंस दी गई थी कि मैं 3 ख्वाहिशें पूरी करवा सकती हूँ, तो मेरी तीसरी ख्वाहिश ये होने वाली है कि काइजी की शादी जुंची के साथ होगी और जुंची को काइजी जो चाहे वो सिखा सकती है। फादर के पास अब और कोई भी ऑप्शन नहीं होता हमारी मोली की बात को मानने के अलावा, क्योंकि उसने इसके साथ 3 कंडीशंस को मानने के लिए एग्री किया था कि रिचुअल को पूरा करवाने में मोली उसकी मदद करेगी और बदले में इसके 3 कंडीशंस को पूरा किया जाएगा। एम्परर कुछ टूटे-फूटे अल्फाज में बात बताते हैं क्योंकि वो आधे में बात रोक देते हैं, तो वो उस मंत्री से कहते हैं कि तुमने मुझे रोका क्यों, तुमने यहाँ पर काइजी की शादी के मसले को मुझे रोकने क्यों नहीं दिया, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस रिचुअल का ताल्लुक काइजी के साथ है। एम्परर गार्ड भी उसे कहता है कि हाँ मास्टर मैंने आपको रोका और हमें अच्छी तरह से पता है कि रिचुअल का ताल्लुक काइजी के साथ है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर प्रिंसेस मोली को वो करने से रोका जो वो करना चाहती है, तो आपको क्या लगता है कि काइजी को इस बात की भनक नहीं लग जाएगी। मोली को अगर इस बारे में जरा सा पता चल गया कि काइजी के साथ रिचुअल का कोई ना कोई ताल्लुक, तो आप जैस्मीन को अच्छी तरह से जानते हैं कि जैस्मीन कभी भी अपनी छोटी बहन काइजी को इस रिचुअल के लिए यूज होने नहीं देगी और वो इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं करेगी और आपके खिलाफ चली जाएगी। इसी वजह से जब तक ये रिचुअल का दिन आ नहीं जाता तब तक हम लोग मोली को किसी किस्म का कोई शक नहीं होने दे सकते और हमें मोली की हर एक बात को मानना होगा ताकि सब कुछ नॉर्मल चलता रहे। फादर को जाकर बताती है कि वो काइजी की शादी जुंची के साथ करवाना चाहती है और साथ ही उसने काइजी को बोला है कि वो जुंची को साइरस हेल कोड यानी कि वुल्फ स्वर्ड टेक्निक सिखा दे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंची किसी के पास होता है और काइजी उसे सिखाने वाली है। तुम्हारा जुंची उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें ये बोला है कि तुम मुझे साइरस हेल गॉड कोडेक्स सिखा दो। तो काइजी उसे कहती है हाँ मेरी सिस्टर ने मुझे ये बात बोली है, सिस्टर ने कहा कि मैं तुम्हें ये सिखा दूं। सिस्टर ने कहा कि तुम्हारे पास वो पहली टेक्निक पहले से है क्योंकि इसके 6 लेवल्स हैं, पहला लेवल तुम्हारे पास पहले से है ब्रदर इन लॉ। तुम्हारा जुंची उसे कहता है ये तुम मुझे अपना ब्रदर इन लॉ क्यों कह
कह रही हो, मैं तुम्हारा जीजा वीजा नहीं हूँ, तुम ऐसे मुझे नहीं कह सकती। काइजी उसे कहती है मैं तो अपनी बहन के सामने भी तुम्हें जीजा जी कहकर ही पुकारती हूँ और मेरी सिस्टर भी इस बात से बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं करती। सिस्टर को इस बात से कोई भी एतराज नहीं है, तो फिर तुम ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो। माँ जुंची उसकी बात सुनने के बाद आगे बढ़ता है, उसे कहता है तुम्हारी सिस्टर जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर स्वर्ड टेक्निक सिखाने वाली हूँ। जुंची उसे कहता है अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से बताओ कि इसे कैसे सीखना है। तो उसके सामने पहली स्वर्ड को रिलीज करती है और उसे कह दिया मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें पहली स्वर्ड टेक्निक सिखा दी हुई है, यानी कि इसकी बाकी की सारी स्वर्ड टेक्निक मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मैं यहाँ पर सेकंड से स्टार्ट करूंगी, जरा गौर से देखना। मोली जो होती है वो सामने की तरफ अपनी पावर्स को रिलीज करती है, वो एक स्टैंस लेती है और सामने की तरफ जब एनर्जी को रिलीज करती है तो उसके पास एक स्वर्ड छोटी सी स्वर्ड उसके हाथ में बनती है और सामने की तरफ रिलीज होने के बाद वो एक बड़ा सा वुल्फ बन जाती है। वुल्फ टेक्निक जो होती है ये इसका सेकंड लेवल होता है। तो मैं जुंची से कहता है तो ये वो टेक्निक थी। तो इसी के साथ ही उसे कहती है मेरे माथे के ऊपर हाथ रखो, इस तरह तुम्हें ये बारबेरियन फैंग टेक्निक सीखने में मदद मिलेगी। इस वाली टेक्निक को बारबेरियन फैंग टेक्निक कहते हैं। तो माँ जुंची उसके माथे के ऊपर हाथ रखता है, उसको कंप्रीहेंड करना स्टार्ट करता है। सेकंड टेक्निक को माँ जुंची जो होता है वो कंप्रीहेंड करने के बाद अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे वो सेकंड स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करता है तो वुल्फ उसकी तरह निकलता है जैसे पहले निकला था। माँ जुंची उसे कहता है क्या वाकई में ये वाली टेक्निक ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तो लिटिल मॉली उसे कहती है लगता है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हें सेकंड टेक्निक भी पहले से सिखा रखी है। जुंची उसे कहता है नहीं उसने नहीं सिखाई। तो लिटिल मॉली काफी जल्दी से इस टेक्निक को सीख लिया। ऐसे कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में इसने यहाँ पर सेकंड टेक्निक को कैसे मास्टर कर लिया। बारबेरियन फैंग टेक्निक तो काफी मुश्किल थी। तो फिर छोटी मोली उसे कहती है अच्छा फिर ठीक है चलो मैं अब यहाँ पर तुम्हें तीसरी टेक्निक सिखाती हूँ। अब यहाँ पर लिटिल मोली उसे तीसरी वाली टेक्निक सिखाने लगती है। वो साथ ही उसे यहाँ पर उसके मीनिंग से समझा रही होती है, जैसे कि उसे यहाँ पर परफॉर्म करना है तो वो उसे जी का मतलब बताती है और साथ ही उसे बताती है कैसे वो तीसरी टेक्निक को परफॉर्म कर सकती है और साथ ही उसका नाम भी उसे बताती है। तो लिटिल मोली उसे बता रही होती है कि ये जो साइरस टेक्निक है, साइरस टेक्निक रिजेंटमेंट के ऊपर बेस करती है। जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर नफरत होगी, जितना ज्यादा तुम्हारे अंदर गुस्सा होगा उतनी ज्यादा इसकी पावर बढ़ती है। जुंची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में इसकी पावर जो होती है वो नफरत से निकलती है। तो लिटिल मॉली उसे कहती है हाँ साइरस गॉड जो है उसे जो गॉड ऑफ रिजेंटमेंट भी कहा जाता है। इतनी ज्यादा उसके दिल में नफरत होगी, इतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ती जाएंगी। इसके डिवाइन पावर जो है वो रिजेंटमेंट से आती है। इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा नफरत होनी चाहिए, रेग्रेट होना चाहिए, नफरत होनी चाहिए, रिजेंटमेंट होनी चाहिए। मुझे ऐसे भी कह सकते हो कि साइरस गॉड की जो पावर्स हैं ये डीमन के बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट है। वो लिटिल मॉली माँ जुंची से कहती है कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में मैं एक डीमन बन जाऊं। तो जुंची उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। तो नेक्स्ट में मोली का दिखाया जाता है। मोली जो होती है अपनी मदर और उसके साथ साथ काइजी की मदर, उन दोनों की जो नेम टैबलेट होती है जो जहाँ पर उनकी रेस्टिंग पीस होती है वहाँ पर जाती है, जाकर उनकी जगह के ऊपर बैठकर बात कर रही होती है और कहती है मदर आंटी काइजी के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है, एक ऐसा लड़का जो कि काइजी का ध्यान रखेगा। मुझे लगता है कि मैं जब यहाँ पर नहीं होंगी, मैं जब यहाँ से चली जाऊंगी काइजी का ध्यान नहीं रख पाऊंगी, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई है जो काइजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएगा, उसके साथ उसकी शादी करवाना चाहती हूँ। वो दोनों इकट्ठे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। में फिर से माँ जुंची का दिखाया जाता है। तो जुंची यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ सारी स्वर्ड टेक्निक्स को सीखता जा रहा होता है और यहाँ पर जब वो एनर्जी को रिलीज करता है स्वर्ड टेक्निक के साथ तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है। पूरे रूम के अंदर से बाहर वो तलवारें निकल रही होती हैं और बहुत सारी एनर्जी बाहर की तरफ रिलीज होती है। तो मोली माँ जुंची से कहती है लड़के तुम तो वाकई में काफी ज्यादा तेज निकले, तुमने यहाँ पर सारी की सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया। 6 टेक्निक्स और 6 की 6 तुमने मास्टर कर लिया है। माँ जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है लेकिन ये तो 7 टेक्निक्स थी, तुमने कहा कि 6 को मैंने मास्टर कर लिया, तो 7वीं टेक्निक कहाँ पर चलेगी? क्या तुम मुझे 7वीं टेक्निक नहीं सिखाने वाली? तो लिटिल मॉली उसे कहती है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि साइरस डिवाइन कोड के अंदर यहाँ पर टोटल 7 स्वर्ड टेक्निक थी, लेकिन 7वीं टेक्निक बहुत ज्यादा मुश्किल है और तुम उसको मास्टर नहीं कर पाओगे। इसी वजह से मैंने तुम्हें 6 सिखाई हैं। टास्क यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब जाकर मैं सिस्टर को बताऊंगी कि मैंने अपने मिशन को पूरा कर दिया। जुंची उसे कहता है नहीं तो मुझे 7वीं टेक्निक भी सिखाओ। क्या तुम्हें लगता है कि 7वीं टेक्निक बहुत ज्यादा मुश्किल है? अगर तुम मुझे सिखाओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैं उसे सीख सकता हूँ या नहीं? लिटिल मॉली उसे कहती है 7 टेक्निक जो है उसे वो स्वर्ड टेक्निक कहा जाता है और एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है और इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश करती है। तो उसके जो फार्मूला होता है वो काफी ज्यादा अजीब और उटपटांग सा होता है। तो उसके अंदर जो लाइन लिखी होती है वो ये होती है कि जो अर्थ है ये रो रही है और इसके साथ साथ आसमान बुरी तरह से हर्ट है, लेकिन जो नफरत है वो अनइंटेंशनल है। तो यहाँ पर इसकी कोई भी सेंस नहीं बन रही होती। तो जुंची उसे कहता है ये क्या है? मुझे तो लगा था कि ये कोई स्वर्ड फार्मूला है, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्ड्स हैं। अब इसके साथ में यहाँ पर स्वर्ड टेक्निक को कैसे मास्टर करूँ? क्या इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है? तो लिटिल मॉली उसे कहती है नहीं, इसको फिजिकली तुम्हें नहीं सिखाया जा सकता, इसकी कोई भी फॉर्म
कम नहीं है। अगर तुम यहाँ पर पहले वाली 6 स्वेट टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हो तो पहली वाली 6 मास्टर्स करने के बाद तुम आखिरी वाली टेक्निक को आसानी से मास्टर कर सकते हो, लेकिन उसे तुम्हें खुद ही कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये टेक्निक जो होती है वो सभी की अलग अलग होती है। 7वीं टेक्निक को सीखने के लिए पहली 6 को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 6 टेक्निक सीखने के बाद जब कभी तुम्हारे पास स्पेशल अपॉर्चुनिटी आएगी, उसी स्पेशल अपॉर्चुनिटी के अंडर यानी कि जब तुम किसी के साथ फाइट कर रहे होगे, तुम्हारे पास एक मौका आएगा, उसी वक्त तुम्हें 7वीं टेक्निक खुद ब खुद मिल जाएगी। तो शुंची कहता है ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ पर मिलने वाली है। मौली से कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें ये कहाँ पर मिलेगी, लेकिन मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वक्त मौली भी वहाँ पर आ जाती है तो लिटिल मौली उसे कहती है सिस्टर मैंने यहाँ पर अभी टास्क को पूरा कर दिया। शुंची को यहाँ पर ये टेक्निक सीखने में पूरे 13 दिन लगे। 13 दिन में ये टेक्निक पूरी हो चुकी है। तो मौली आगे बढ़ती है, उन दोनों को बाल से पकड़ती है और कहती है काइजी जुंची मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें किसी जगह के ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ। वो उन दोनों को अपने साथ लेती है और कहती है उन दोनों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है। वो दोनों को वहाँ पर नेम टैबलेट्स के सामने ले जाती है और वहाँ पर ले जाने के बाद वो उसे कहती है चलो यहाँ पर आ जाओ। तो लिटिल मौली उसे कहती है सिस्टर ये तो मेरी मदर और तुम्हारी मदर यानी कि आंटी की मेमोरियल प्लेस है। तो मौली उसे कहती है हाँ ये वही है। वो शुंची को बताती है कि ये वो स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पर मेरी मदर और साथ में काइजी की मदर, हम दोनों की मदर जो है उनकी स्पिरिचुअल प्लेस है, यहाँ पर आकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। यहीं पर मौली जो होती है वो यहाँ पर उसकी आंटी के बारे में बताने लगी है। वो कहती है मेरी मदर और जो इसकी मदर थी यानी काइजी की मदर थी वो दोनों ही एक ही रेस से थी यानी कि एक ही फैमिली से थी। तो उन्होंने एक साथ मेरे फादर के साथ शादी करने का फैसला किया था, मास्टर जिंग जूकोंग के साथ शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि मेरी मदर और इसकी मदर आपस में एक दूसरे की फैमिली फ्रेंड्स थी और इसी वजह से काइजी की मदर मेरी आंटी हुई। तो मैं उन्हें हमेशा आंटी ही कहती थी। जब काइजी पैदा हुई तो काइजी के पैदा होते वक्त आंटी जो थी बहुत ही बुरी तरह से बीमार हो गई थी। आंटी की हालत काफी ज्यादा खराब थी और उनकी वीकनेस की वजह से उन्हें ठीक किया जा सकता था। उनको ठीक करने के लिए एक जिंगलिंग पिल की जरूरत पड़ती थी। लेकिन मेरे फादर जो है एक बहुत ही स्टबर्न इंसान है, उनके पास जिंगलिंग जेड होने के बावजूद उन्होंने जिंगलिंग जेड जो था वो मेरी आंटी के लिए बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जिंगलिंग जेड जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है, कि आंटी की लाइफ जो है वो ज्यादा कीमती नहीं है, वो किसी वक्त भी कहीं से भी कोई वाइफ लेकर आ सकते हैं। तो इसी वजह से आंटी जो थी वो मर गई यानी कि काइजी की मदर की मौत हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हें अपनी मदर की कहानी तो सुनाई हुई है कि मून गार्ड एम्पर जो थे उन्होंने हमारी मदर को किडनैप कर लिया। मेरी मदर को किडनैप करके जब वो ले गए तो उन्होंने यहाँ पर बदले में फिरौती में कुछ मांगा था, लेकिन मेरे फादर एक बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है, उन्होंने यहाँ पर मेरी मदर के बदले वो चीज उनको देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से भाई जो था मेरा सगा भाई वो अकेला मेरी मदर को बचाने के लिए चला गया। जब वो वहाँ पर गया मून गार्ड एम्पर पैलेस के ऊपर तो वहाँ पर जाकर उसकी बहुत ही घमासान फाइट हुई। मदर को लगा कि वो अपने इकलौते बेटे को खो देंगी, वो फाइट करते करते मारा जाएगा। तो मेरी मदर ने वहाँ पर सुसाइड कर दिया ताकि वो अपने बेटे को बचा सके। तो मेरा भाई तो वहाँ पर से बचकर आ गया, लेकिन उसके बाद कियानजी जिंगियर के हाथों से मेरा ब्रदर मारा गया, जिसकी वजह से मैं अपने ब्रदर का बदला लेने के लिए टाइशू डिवाइन राम में गई थी और वहाँ पर जाकर मैंने उनसे फाइट की, लेकिन मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होकर वहाँ से हारी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे किलिंग पॉइजन दिया था, जिसकी वजह से मैं जख्मी होकर तुम्हारी लोअर वर्ल्ड दुनिया में चली गई थी ब्लू पोल स्टार के ऊपर। तो मौली जुंची से कहती है जुंची मैं ये सारी की सारी बातें तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि इस वक्त इस पूरी दुनिया में अगर मैं यहाँ पर किसी को अपना रिश्तेदार मानती हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ लिटिल काइजी है, यानी काइजी को मैं अपनी बहन मानती हूँ और इसके अलावा कोई भी रिलेटिव इस दुनिया मेरा जिंदा नहीं है। जुंची उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। तो जैस्मिन यहाँ पर लिटिल काइजी को बता रही होती है कि इससे पहले क्या हुआ था। वो उसे कहती है कि जब मुझे यहाँ पर गॉड किलिंग पॉइजन दिया गया था तो उसके बाद में ब्लू पोल स्टार के ऊपर चली गई थी, जुंची के प्लेनेट के ऊपर। वहाँ पर जुंची ने मेरी जान बचाई थी, मैं जुंची के साथ ही वहाँ पर रही जब तक फ्लावर गार्डन मुझे यहाँ पर लेकर आ नहीं गई। मौली उसे कहती है हाँ सिस्टर मुझे अच्छी तरह से पता है, ये सारी की सारी कहानी तो तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो कि जुंची ने तुम्हारी जान बचाई थी। तो जुंची वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। इसे कहती है कि इसने मेरी जान बचाई थी और मेरी जान बचाने के साथ साथ ये मेरा अब एक डिसाइपल भी है, क्योंकि मैं इसकी मास्टर हूँ, मैंने इसे बहुत कुछ सिखाया भी है। तो ये बहुत अच्छा इंसान है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। इस तरह मेरी लाइफ में इसकी काफी ज्यादा अहमियत है। तो लिटिल मौली से कहती है सिस्टर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम साफ साफ बताओगी। तो इसी के साथ ही मौली उन दोनों से कहती है जुंची और काइजी आज यहाँ पर हिवन और दोनों इस बात के विटनेस है, तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ बन जाओ, तुम दोनों की यहीं पर इसी टेम्पल में शादी होगी। तो दोनों ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, दोनों को एक झटका लगता है। वो कहते हैं सिस्टर क्या हो गया, तुम पागल तो नहीं होगी। जुंची भी से कहता है मास्टर तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम किस तरह की बहकी बातें कर रही हो, मैं इसे शादी कैसे कर सकता हूँ। मौली से कहती है क्या तुम दोनों ने सुना नहीं, मैंने कहा कि तुम दोनों की जहाँ पर आज इसी वक्त जगह के ऊपर शादी होने वाली है। जुंची से कहता है लेकिन मैं तो तुमसे, ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही। तो मौली से कहती है मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, मैंने तुमसे कभी कोई मजाक किया है, आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। जुंची से कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं काइजी के साथ शादी कभी नहीं करूंगा। हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते तो फिर हम दोनों की शादी कर भी लेते हैं तो हम दोनों कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। मौली से कहती है अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर इससे प्यार नहीं करते इसी वजह से शादी नहीं कर रहे, मुझे ये बताओ कि सिया किक के साथ जब
तुम्हारी पहली बार शादी हुई थी, जब तुम्हारी पहली शादी हुई थी उस वक्त क्या तुम जिया किंग से प्यार करते थे? नहीं करते थे ना? दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों की शादी और उसके बाद तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हुआ। मौली उसे कहती है शुंची तुम्हारे बारे में मैं तो क्या बल्कि जी फ्लिक्स के सारे सब्सक्राइबर अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कितने बड़े ठरकी हो। तुम जहाँ पर भी जाते हो, जिस नए सिटी में जाती हो, लड़की मिल रही है जो कि बहुत छोटी भी है, तो इसे बहुत प्यार करोगे। जो होता है मौली के सामने हार मान देता और कहता है ठीक है पर काइजी से पूछ लो। काइजी से पूछने की बजाय मौली उसे कहती है काइजी मैं चाहती हूँ कि तुम अभी यहाँ पर मेरे साथ और शुंची के साथ कोर्ट में चलो, हम लोग यहाँ पर अभी मदर और फादर के सामने सर झुकाएंगे और यहीं पर तुम्हारी शादी होगी। जबकि लिटिल मौली बेचारी अंदर से बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और साथ ही उसे कहती है नहीं सिस्टर मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं जीजा जी के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ, मुझे जीजा जी से शादी नहीं करनी। जैस्मीन यहाँ पर लिटिल मौली के ऊपर इमोशनल अत्याचार भी कारी होती है। वो उसे कहती है तुम्हारी बहन की ख्वाहिश है, क्या तुम अपनी बहन की ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगी? तो लिटिल मौली उसे कहती है नहीं सिस्टर। तो जैसे वो उसे नहीं कहती, इसी के साथ ही मौली अपने पास से चेंज निकालती है, एक तरफ से शुंची को बांधती है और दूसरी तरफ से लिटिल मौली को बांध लेती है। वो उन दोनों को चेंज में बांधती है और उठाकर वहाँ पर मदर और फादर के नेम प्लेट मदर और आंटी के नेम प्लेट के सामने वहीं पर उनको बिठा देती है और कहती है चलो जल्दी से अब यहाँ पर इनके सामने अपने सर झुकाओ, क्योंकि ये शादी तभी कंप्लीट होगी जब तुम तीन बार इनके सामने अपने सर झुकाओगे, तुम्हें रस्म को पूरा करना होगा। तो वो दोनों चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं नहीं हमें ये शादी नहीं करनी, हमें ये शादी नहीं करनी। लेकिन मौली अपनी पावर्स के साथ उनके ऊपर दबाव डालते हुए अपनी चेंज की मदद से उन दोनों बेचारों को वहाँ पर सर के बल नीचे पटका देती है, ग्राउंड के ऊपर 3 बार पटकाती है, जिसकी वजह से उन दोनों का सर 3 बार वहाँ पर नीचे झुक जाता है। तो उन लोगों ने एक सेरेमनी को पूरा कर दिया। तो वो उनसे कहती है चलो 3 बार पूरा हो गया, आप जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। मौली उनसे कहती है कि मैं आज यहाँ पर सभी के सामने इस बात की घोषणा करती हूँ कि शुंची और काइजी आज के बाद से तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, तुम दोनों एक दूसरे के साथ दिल से जुड़े हुए, तुम दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी है, तुम दोनों को हमेशा गमी और खुशी में एक दूसरे के साथ ही रहना होगा। तुम्हारा शुंची और मौली दोनों ही वहाँ पर चुपचाप खड़े होते हैं। उसके बाद मौली काइजी से कहती है काइजी चलो जल्दी से अपने पास रिंग मुझे दो, तुम्हारे हाथ में जो रिंग है वो मुझे दे दो। तो काइजी अपने पास रिंग उतारकर मौली को देती है। तो मौली उस रिंग को पकड़ती है और शुंची को दे देती है और कहती है ये लो शुंची, ये रिंग आज के बाद से तुम्हारी हुई, ये तुम दोनों की शादी की निशानी है। शुंची से कहती है ये वाली जो रिंग है ये मेरे ब्रदर की है, मेरे ब्रदर ने अपने मरने से पहले ये रिंग काइजी को दे दी थी, काइजी तब से इस रिंग को संभाल रही है, ये रिंग यहाँ पर इस निशानी के तौर पर तुम्हें दिए जा रही है। रिंग को देकर तुम्हें याद आता रहेगा कि तुम्हें अपनी बाकी की सारी जिंदगी काइजी को प्रोटेक्ट करना है। फिर साथ ही वो कहती है जबकि तुम दोनों की शादी हुई है तुम्हें यहाँ पर काइजी को मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ तो देना होगा, चलो जल्दी से अपने पास से कुछ निकाल लो और काइजी को दे दो, ताकि काइजी भी हमेशा तुम्हें याद रखे कि तुम उसके हस्बैंड हो। शुंची उसकी बात सुनने के बाद अपने पास एक पॉइजनस स्वर्ड निकालता और कहता है ये ब्लड पॉइजनस स्वर्ड है, ये बहुत ही पावरफुल वेपन है, मैं यहाँ पर डाउरी में ये देना चाहता हूँ। मौली उसके पास से वो स्वर्ड ले लेती है और काइजी से कहती है काइजी इस स्वर्ड को अपने पास रखो, ये स्वर्ड तुम्हारी शादी की निशानी है, इस बात की निशानी है कि शुंची तुम्हारा हस्बैंड है, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो लिटिल मौली उसके पास से वो स्वर्ड तो ले लेती है, फिर साथ ही उसे कहती है लेकिन जीजू तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ये मुझे क्या प्रोटेक्ट करेंगे, मुझे इनकी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मौली चिल्लाकर उसे कहती है बेवकूफ लड़की, अब ये तुम्हारा जीजा नहीं है बल्कि अब ये तुम्हारा हस्बैंड है, आज के बाद से तुम इसे हबी या भी हनी कहा करो। तो लिटिल मौली उसे कहती है नहीं ये जीजा जी है, जीजा जी है, मैं ऐसे हस्बैंड नहीं कहूंगी। और साथ ही वो बेचारी वहाँ से उड़ जाती है और कहती है कि मैं ये बात नहीं मानूंगी और वो भाग जाती है। तो लिटिल मौली तो शर्मा कर वहाँ से चली गई। उसके चले जाने के बाद मौली यहाँ पर हमारी शुंची को बताती है कि वो यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रही है। वो शुंची को बताती है कि यहाँ पर हमारे स्टार गार्ड ड्राम में जब कोई पैदा होता है तो कहा जाता है कि वो एक स्टार से रिलेटेड है, क्योंकि हम सभी लोग स्टार से बंधे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पर स्टार्स के ऊपर बिलीव करते हैं, स्टार्स के साथ हमारी किस्मत जुड़ी हुई है, हम सभी लोग इसके ऊपर बिलीव करते हैं। मैं शुंची से कहता है इसके ऊपर तुम लोग बिलीव क्यों करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि स्टार्स के साथ किसी की किस्मत जुड़ी होती है। तो मौली उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि काइजी जब पैदा हुई थी तो ये भी एक स्टार के साथ जुड़ी हुई थी और इसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई कि इसका स्टार कौन सा है, इसका स्टार ऑफ मिस फॉर्चून था। शुंची ये बात सुनते ही कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग किसी को स्टार के बिहाव पर ये कैसे कह सकते हो कि वो मनहूस है। मौली यहाँ पर मैं शुंची को बताती है कि जब काइजी पैदा हुई थी तो काइजी के पैदा होते इसकी मदर मार गई, जिसकी वजह से मेरे फादर ने स्टार्स को पढ़ने वाले को बुलाया, स्टार्स को पढ़ने वाले ने यहाँ पर जो भविष्यवाणी की और इसके बारे में बताया। काइजी जो है ये बहुत ज्यादा मनहूस है, क्योंकि इसका जो स्टार है वो स्टार ऑफ मिस फॉर्चून है और उसकी वजह से पूरे के पूरे स्टार गार्ड ड्राम में तबाही मचेगी। तो शुंची से कहता है लेकिन हम लोग तो इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते, मैं इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्या तुम इस बात के ऊपर यकीन करती हो? मौली से कहती है नहीं मैं भी नहीं करती, लेकिन मेरे फादर करते हैं, मेरे फादर को
अभी भी आज भी ये लगता है। ऊपर से काइजी बेचारी की लाइफ में कुछ ऐसा होता गया जिसकी वजह से फादर को इस बात के ऊपर कुछ ज्यादा यकीन हो गया। इस वजह से फादर ने काइजी को बचपन में ही छोड़ दिया था। जब वो छोटी सी बच्ची थी उसी वक्त फादर ने उसे छोड़ दिया। तो मेरी मदर ने काइजी को गोद नहीं लिया होता, काइजी को नहीं पाल पोस कर बड़ा किया होता, तो काइजी आज यहाँ पर नहीं होती और इतनी बड़ी भी नहीं हो पाती, क्योंकि काइजी को फादर ने छोड़ दिया और काइजी उसी वक्त मर गई होती। तुम्हारा चुंची कहता है तुम्हारे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही ज्यादा सख्त मिजाज क्यों ना हो, लेकिन काइजी उनकी अपनी बेटी है, उनकी सगी बेटी है, वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो एक छोटी सी न्यू बॉर्न बेबी को कैसे छोड़ सकते हैं। पोलियो उसे कह दिया तुम मेरे कमीने फादर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, मेरे फादर सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के बारे में सोचते और किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। मेरी मदर ने जब काइजी को गोद लिया, काइजी 6 साल की थी जब मेरी मदर को होमगार्ड एम्परर के लोग पकड़कर ले गए और उसके बाद मेरा ब्रदर उसे बचाने के लिए गया, लेकिन मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली। मेरी माँ की खुदकुशी करने के बाद मेरा ब्रदर जख्मों से चूर वापिस आया, लेकिन उसके बाद वो भी बच न पाया, वो भी मर गया। दोनों ही जो थे ये दोनों मिस फॉर्चून वाले जो वाकयात थे, इन दोनों वाकयात को काइजी के साथ जोड़ा गया। फादर को इस बात के ऊपर यकीन हो गया, फादर को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि ये लड़की वाकई में मनहूस है, इसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ बुरा हो रहा है। चली गई थी, लेकिन फादर ने ये बात भी काइजी के साथ जोड़ दी कि वाकई में काइजी बहुत ज्यादा मनहूस है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि उनकी बेटी भी अब मारी गई है। इसी वजह से बात के ऊपर और भी ज्यादा यकीन हो गया था और अब तो काइजी भी इस बारे में खुद को ही मनहूस समझती है। काइजी अपने आप को मनहूस समझती है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद काइजी क्योंकि रिजल्टमेंट में चली गई और वो बहुत ज्यादा पछतावे में थी, इसी वजह से गॉड ऑफ साइरस ने उसे अपने लिए चूज किया। उसकी कंपैटिबिलिटी उसके साथ बहुत ज्यादा स्पेशल थी, क्योंकि हम सभी लोग स्टार गार्ड ड्राफ्ट हैं, हम सभी के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं, स्पेशल पावर्स हैं जो कि गार्ड्स को रिलेट करती हैं, और उसके पास गार्ड ऑफ रिजल्टमेंट की पावर है। गार्ड ऑफ रिजल्टमेंट यानी जितना ज्यादा वो गुस्सा होगी, जितना ज्यादा पछतावा महसूस करेगी, जितना ज्यादा वो अफसरदा होगी, उतनी ज्यादा उसकी पावर्स बढ़ेंगी। उनको भी याद आता है कि उसने बताया था कि ये साइरस कोड जो है इसको सीखने के लिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत होनी चाहिए, अगर नफरत ज्यादा होगी तभी उसकी पावर्स बढ़ेगी। और ये सारी बात बताने के बाद उनसे से कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैंने तुम्हारी उसके साथ शादी इसी वजह से करवाई है ताकि तुम उसका ख्याल रख सको। ये गार्ड ऑफ रिजल्टमेंट की जो पावर है ये बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है, क्योंकि इस रिजल्टमेंट की वजह से उसके दिल के अंदर हमेशा से एक डार्क साइड है। कहीं ऐसा ना हो कि वो डार्क साइड के ऊपर चली जाए और एंड के ऊपर एक डीमन में चेंज हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी बोली वाली काइजी एक डीमन में चेंज हो जाए। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कभी भी इस डीमन वाली साइड के ऊपर मत जाने देना, उसे डार्कनेस से बाहर निकाल लो। जब आज के बाद तुम उसके हस्बैंड हो तो फिर तुम्हें उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में काइजी का दिखाया जाता है। काइजी पानी के किनारे बैठी होती है, काफी उदास होती है, लेकिन उसी वक्त तुम्हारा सुंची वहाँ पर पहुँच जाता है। सुंची वहाँ पर आता है तो काइजी से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि बहुत ही जल्दी तुम हमारे स्टार गार्ड डोमेन को छोड़कर जाने वाले हो, तुम्हें जाकर मेरी सिस्टर के पास होना चाहिए और जाकर उससे बातें करनी चाहिए। तुम यहाँ पर मेरे पास क्या करने के लिए आए हो? सुंची से कहता है मैं यहाँ पर अपनी नई दुल्हन से बात करने के लिए, अभी तो हमारी शादी हुई है। ये बात सुनने के बाद लिटिल काइजी से आगे शर्माना शुरू कर देती है और कहती है कौन सी नई दुल्हन, तुम मेरे पास क्यों चले आए हो, मैं तुम्हारी दुल्हन वुल्हन नहीं हूँ। समाना सुंची से कहता है क्या तुम भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोग अंदर शादी की रस्में पूरी करके आ रहे हैं, तो अब से आज से तुम मेरी वाइफ हो, आज के बाद हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, तुम मेरे साथ इस तरह बात कैसे कर सकती हो कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। हमारा सुंची भी वहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर आने के बाद से कहता है कि मैं अपनी नहीं होने वाली वाइफ के पास आया। तो ये बात सुनने के बाद वो उसे कहती है कौन सी वाइफ, मैं तुम्हारी कोई वाइफ शाइफ नहीं हूँ। सुंची उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इसको कैसे एक्सेप्ट नहीं। तुम्हारा सुंची काइजी से कहता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि तुम्हें खूबसूरत ड्रेसेस बहुत ज्यादा पसंद है, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तो अपने पास एक ड्रेस निकाल कर उसके सामने करता है, तो काइजी उस ड्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। काइजी कहती है तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही वो उसे कहती है जीजा जी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा सुंची से कहता है ये क्या, तुम फिर से मुझे अपना जीजा क्यों कह रही हो, अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हो चुका हूँ, मुझे हबी या हनी कहा करो। फिर साथ ही काइजी उसे कहती है छोड़ो इन बातों को, जब मैं वहाँ से आ गई थी क्या उसके बाद मेरी सिस्टर ने तुम्हें किसी बारे में मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं, जैसे कि मेरे दिल के अंदर एक एबिस है यानी एक खाई है जिससे मैं कभी भी डेविल में चेंज हो सकती हूँ। सुंची उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी बहन ने मुझे इस बारे में बताया है। काइजी कहते हैं मुझे लगा ही था कि मेरी बहन आसपास के लोगों को इस बारे में जरूर बताएगी, मैं इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हूँ लेकिन फिर भी मेरी सिस्टर हमेशा ही मेरे बारे में परेशान रहती है। तुम्हारा सुंची उसे कहता है तो ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारी बहन को तुम्हारी परवाह रहती है और तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर रही है। तो काइजी उसे कहती है कि नहीं मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और ऊपर से मेरी सिस्टर से तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि वो मेरी फिक्र करती है, क्योंकि वो इस दुनिया में मेरी इकलौती रिश्तेदार है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। सुंची उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि इस दुनिया में वो अकेली तुम्हारी रिश्तेदार है, आज के बाद से मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उसके बाद इस दुनिया में तुम्हारा अकेला हस्बैंड मैं ही हूँ, और ऊपर से आज के बाद से क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो आज के बाद से तुम्हारी बहन से ज्यादा करीब तुम्हारे मैं रहा करूंगा। तुम उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहती है नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे तंग कर रहे हो जीजा जी, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी इस तरह का चक्कर नहीं चलाना। सुंची से कहता है ठीक है मेरी प्यारी वाइफ काइजी, ठीक है तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो नेक्स्ट में गार्ड राम केस पोर्टल का दिखाया जाता है जहाँ से ये लोग जाने वाले हैं। इटरनल
इटरनल स्काई राम में, क्योंकि हमारे जुंची के 15 दिन पूरे हो चुके हैं। तो इस बात से स्टार का टेम्परेचर होते हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। वो अपने साथ वाली जो उनका साथी होता है, एल्डर बुड्ढा आदमी होता है, उसे कहता है कि 15 दिन गुजर चुके हैं लेकिन हम उस लड़के की बॉडी के अंदर से कोई भी सीक्रेट नहीं जान पाए। सब कुछ उस कमीनी मेरी बेटी की वजह से हुआ है, वो मुझे उस लड़के के करीब भी नहीं जाने देती। उसके साथ बुड्ढा साथी उसे कहता है कि सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो कम से कम काजी और हमारी प्रिंसेस जो है वो दोनों तो कम से कम शांत हो चुकी हैं उस लड़के की वजह से। अब वो दोनों काफी ज्यादा स्टेबल हैं। तो उस लड़के के जाने का वक्त हो चुका है। वो अपने दो साथियों से कहता है जाओ जाकर उस लड़के को लेकर आओ, जल्दी से जल्दी इटरनल स्काई राम में निकलना होगा। तो वो दोनों वहाँ से जाते हैं जुंची को लाने के लिए। जब भी दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं, गार्ड टेम्पल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मोली हमारे जुंची से बात कर रही होती है और वो सारी बात बता रही होती है कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। मोली जुंची से कहती है कि तुम अगले 3 साल तक स्काई इंटरनल पर्ल के अंदर रहने वाले हो, जो कि वहाँ पर तुम्हारे 3000 साल होंगे, जबकि बाहर के सिर्फ 3 साल ही होंगे। लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम्हें वहाँ पर बहुत ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तुमने मुझे यहाँ पर जो कुछ भी बताया वो मुझे अच्छी तरह से याद रहेगा और तुम्हारे 3 साल के अरसा में जब तक तुम वापस नहीं आते मैं काजी को प्रोटेक्ट करूंगी और उसके बाद ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसको प्रोटेक्शन देना होगी। तुम्हारी जुंची से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो वापस आऊंगा तब मैं न सिर्फ काजी को बल्कि तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। इसी के साथ ही मोली रोना शुरू कर देती है और जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर जुंची को अपने गले से लगा लेती है और फिर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। मोली उसे कहती है कि जुंची अब तुम्हारे जाने का वक्त हो चुका है। फिर साथ ही वो काजी से कहती है काजी से पोर्टल तक छोड़ आओ ताकि ये दूसरी साइड पे जा सके। काजी मोली की बात सुनने के बाद जुंची को उस जगह पर छोड़ देती है और उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें स्काई इटरनल राम का दिखाया जाता है। स्काई इटरनल राम में हमारा जुंची पहुंच चुका है। वहाँ तुम्हारा जुंची वहाँ पर इटरनल स्काई राम में पहुंचने के बाद स्टार का टेम्परेचर से कहता है अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ से अपने सॉन्ग्स और राम के साथ के लोगों के साथ ही शादी को अटेंड करना चाहता हूँ। मैं मून गार्ड राम में पहुंच जाऊंगा लेकिन अपने लोगों के साथ आना चाहता हूँ। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, इस बात से मुझे कोई मसला नहीं है। तो वो अपने लोगों से कहते हैं जाओ इस लड़के को वापस छोड़ कर आओ, इसकी सॉन्ग्स और राम में स्कोर करके आओ। बस स्टारलाइट जिंगलिंग होता है तो वो हमारे जुंची को अपने साथ लेता है, सॉन्ग्स और राम की तरफ निकल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें यहाँ से सॉन्ग्स और राम का दिखाया जाता है। सॉन्ग्स और राम में जैसे हमारा जुंची एंट्री मारता है तो वहाँ पर बताया जाता है मास्टर बिंगजान और बाकी सभी लोगों को जी वापस आ चुका है। तो वो सभी लोग जुंची को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं मून गार्ड एम्परर की शादी के लिए। सभी लोग भी मून गार्ड राम के लिए निकल रहे होते हैं। तुम्हारा जुंची कहता है कि तुम सभी लोग कहाँ पर तैयार होकर जा रहे हो। तो लॉर्ड बिंगजून उसे कहती है कि हम सभी लोग भी शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, तुम्हारी वजह से हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिले हैं, तुम्हारी वजह से अब यहाँ पर हमें भी शादी में जाने की इजाजत मिली है। और ऊपर से मून गार्ड एम्परर ने यहाँ पर सभी लोगों को इन्वाइट किया हुआ है हमारी राम के। उन्होंने बिल्कुल किसी बंदे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि वो नहीं आ सकता, यानी कि हम लोग जितने बंदे अपने साथ लेकर जाना चाहे उतने लेकर जा सकते हैं। हमारा जुंची उसे कहता है लेकिन लॉर्ड बिंगजान ऐसा क्यों, इतने सारे लोगों को इन्वाइट क्यों कर रहे हैं। तो लॉर्ड बिंगजान उसे कहती है लास्ट टाइम उसकी शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी जिसकी वजह से मून गार्ड एम्परर की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई थी। इसी वजह से मून गार्ड एम्परर इस बार पे बैक लेना चाहते हैं। वो इस बार बहुत सारे लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। उन्होंने ईस्टर्न राम के सभी लोगों को बुलाया हुआ है ताकि उन सभी के सामने वो शादी करेंगे तो सभी लोग शादी को विटनेस करें और उनकी ह्यूमिलिएशन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। इसी वजह से वो सब कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें मून गार्ड राम का दिखाया जाता है। मून गार्ड राम में सैंडविच सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शादी की तकरीब होने वाली है, शादी की सेरेमनी होने वाली है। तो जब वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर सभी लोग पहले से बातें कर रहे होते हैं कि डिवाइन मून स्काई में नजर आया, डिवाइन मून स्काई में नजर आया। सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। तुम्हारा जुंची लॉर्ड बिंगजान से कहता है कि इस डिवाइन मून का क्या मतलब है, ये सभी लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। और बिंगजान उसे कहते हैं कि डिवाइन मून ये अभी तक मून गार्ड की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही हुआ है। एक बार तब हुआ था जब मून गार्ड राम को स्टैब्लिश किया गया था, दूसरी बार जब डिवाइन मून उस वक्त आसमान के ऊपर दिखाई दिया था जिस वक्त इन लोगों ने यानी कि स्टार मून गार्ड राम वालों ने अपने आप को मून गार्ड किंग राम घोषित किया था। आज तीसरी बार यहाँ पर फिर से ये मून गार्ड अपीयर हुआ है जो उस मिस्टीरियस गॉडेस की वजह से अपीयर हुआ है जिसके साथ मून गार्ड एम्परर शादी करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये शादी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाली है। जब भी डिवाइन मून अपीयर होता है तो मून गार्ड राम के लिए काफी कुछ अच्छा होता है। शुंची कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, अब तो मैं भी यहाँ पर उस क्वीन से मिलना चाहता हूँ जिसकी शादी मून गार्ड एम्परर से होने वाली है। क्या वाकई में वो इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि उसकी वजह से आसमान के ऊपर डिवाइन मून निकल आया है। तुम्हारे शुंची बेचारे को तो अभी तक पता ही नहीं है कि वो उसकी पहली वाइफ है। नेक्स्ट सीन हमें हॉल के अंदर का दिखाया जाता है। तो शादी हॉल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर भी थोड़े ही लोग आए होते हैं। तो हमारा शुंची भी वहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे हमारा शुंची वहाँ पर पहुंचता है तो उसी वक्त ब्रदर पोर्शन भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि ब्रदर शुंची यहाँ पर आ जाओ, हम लोग यहाँ पर हैं। शुंची भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो ब्रदर पोर्शन भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसे कहता है मुझे बताओ कि तुमने 15 दिन वहाँ पर गुजारे, वो 15 दिन कैसे रहे, क्या तुमने स्टार कार्ड ब्रोकन शैडो टेक्निक सीख ली। शुंची उसे कहता है हाँ बस सीख ही ली। तो वो उसे कहता है क्या वाकई में वहाँ पर जो गॉडेस ऑफ स्लॉटर थी उसने खुद तुम्हें ये सब कुछ सिखाया। मैंने सुना है कि गॉडेस ऑफ स्लॉटर बहुत ज्यादा गुस्से वाली, बहुत ज्यादा स्केरी और ड्रामनी है। शुंची उसे कहता है हाँ तुम ऐसे ही समझ लो, बहुत ज्यादा ड्रामनी है। मेयर भी पहुंच जाती है और दूसरी शुंची को हाथ हिलाते हुए कहती है ब्रदर शुंची मैं भी यहाँ पर आई हूँ और उसके फादर भी उसके साथ ही होते हैं। तुम्हारा शुंची भी उसे देखकर काफी हैरान होता है, साथ खुश भी होता है। फादर जो होते हैं वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि अब वो इस बात से बिल्कुल एग्री कर चुके
चुका है कि उनकी बेटी जुंची से शादी कर सकती है। फादर यहाँ पर अपने दामाद को काफी ज्यादा वार्म वेलकम दे रही होती है। वो उसके पास आते हैं और आकर उसे ग्रीट करते हैं। तो मैं जुंची जब उन्हें लॉर्ड कहकर पुकारता है तो वो उसे कहते हैं, बेटा जी तुम क्या कह रहे हो, तुम मुझे लॉर्ड क्यों कह रहे हो, आज के बाद से तुम मुझे अपने ससुर जी कहा करो, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली पापा भी कह सकते हो। जुंची भी इस बात से हैरान होता है कि अचानक से इनको क्या हो गया, ये अचानक से इतने बदल क्यों गए हैं। तो यहीं पर मीशन के फादर माया जुंची को वार्निंग देते हुए कहते हैं, लड़के मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज भी लेकर आया हूँ। मैंने सुना है कि इस वक्त कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, कोई ऐसा जो नहीं चाहता कि तुम स्काई इटर्नल पर्ल के अंदर जाओ और वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करो, और वो बंदा जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है वो ब्राह्मा गॉडेस है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि इस शादी को अटेंड करने के बाद तुम मेरे पैलेस में चले आना, मेरी राम में आना, वहाँ पर मैं तुम्हें सीक्रेट राम में भेजूंगा जहाँ पर तुम कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। जुंची से कहता है कि फादर इन लॉ आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर रिमाइंडर देने के लिए, मैं उस ब्राह्मा गॉडेस के बारे में तो भूल ही गया था कि वो कितनी ज्यादा डरावनी है। यहीं पर हमें बाहर का सीन भी दिखाते हैं कि आसमान के पर ब्राह्मा गॉडेस भी पहुंच चुकी है, अपने उस बुढ़े मंत्री के साथ वहाँ पर पहुंच चुकी है शादी को अटेंड करने के लिए। पहुंचने के बाद अंकल गू से कहते हैं कि गॉडेस क्या तुम वहाँ पर नीचे मेन हॉल में नहीं जाओगी शादी की तकरीब को अटेंड करने के लिए। ब्राह्मा गॉडेस उसे कहती है, अंकल गू आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ पर शादी की तकरीब को अटेंड करने के लिए नहीं आई, बल्कि मेरी शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अंकल गू से कहते हैं, तो क्या तुम यहाँ पर उस लड़के के लिए आई हो, वो लड़का जिसने इस कंपटीशन को जीता था, यानी कि सन ऑफ हीवन के लिए आई हो। तो ब्राह्मा गॉडेस उसे कहती है, अंकल गू आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है कि वो लड़का कितना ज्यादा स्पेशल है, मैं उस लड़के की बॉडी के अंदर जानने वाली हूँ उस मिस्ट्री को कि उस लड़के ने 9th लेवल की ह्यूमनली ट्रैबुलेशंस को कैसे फेस किया। मुझे लगता है कि उस लड़के की बॉडी के अंदर इवल गॉड की पावर्स हैं। बाकी के सभी बेवकूफों को लगता है कि वो सन ऑफ हीवन है, जहाँ पर उसके बारे में कोई प्रोफेसी की गई है कि वो एक ट्रू गॉड बनने वाला है। गू से कहते हैं, हाँ लड़की तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तो तुम्हें वाकई में लगता है कि वो इवल गॉड की पावर्स हैं। ब्राह्मा गॉडेस कहते हैं, इसके अलावा हो भी क्या सकता है। तो अंकल गू से कहते हैं, तो उस लेजेंड ऑफ क्रिएटर गॉड के बारे में तो हम लोगों ने भी सुना हुआ है, इवल गॉड जिसने पूरी दुनिया को बनाया था। इवल गॉड एक बहुत ही पावरफुल गॉड था, अगर उस लड़के में वाकई में वो पावर्स हैं तो तुम इसी वजह से उसके करीब जाना चाहती हो, ये काफी ज्यादा अच्छी कोशिश है। तो ब्राह्मा गॉडेस से कहते हैं, अंकल गू मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में किसी को भी ना बताएं, जहाँ तक कि मेरे फादर को पता नहीं चलना चाहिए। अंकल गू से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ और मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को भी कुछ भी नहीं बताता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताता हूँ जो कुछ भी हो। उसे कहते हैं, चले ये तो अच्छी बात है। अंकल गू से कहते हैं, तो ब्राह्मा गॉडेस मुझे ये बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम उस लड़के को पकड़कर बंदी बनाना चाहते हो ताकि उसकी बॉडी के अंदर से इवल गॉड की पावर्स को ले सको और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सको। ब्राह्मा गॉडेस अंकल गू से कहते हैं, अंकल गू अगर हम लोग उस लड़के को पकड़कर उसकी बॉडी के अंदर से पावर्स को ले सके ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं कर सके तो मुझे लगता है कि उस लड़के को मार देना हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा, गॉड राम के लिए ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो लड़का फ्यूचर में हमारे लिए खतरा बन सकता है। अंकल गू से कहते हैं कि बहुत ही जल्दी, अभी सिर्फ 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के बाद वो इटर्नल स्काई पर्ल के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर 3 साल गुजारने के बाद वहाँ के 3000 साल गुजारकर बाहर आने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मौका मिल जाएगा उसको अबडक्ट करने का, क्योंकि अभी भी वो यहाँ पर बहुत सारे एम्परर गार्ड्स के प्रोटेक्शन में रहेगा। ब्राह्मा गॉडेस से कहते हैं कि यही मौके की तलाश तो मुझे है, मैं यहाँ पर इसी रेयर अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए ही तो आई हूँ। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर एक उड़ता हुआ पैलेस दिखाई देता है, उड़ता हुआ पैलेस जो कि बिल्कुल एक शिप की तरह होता है। तो माँ जुंची भी से देखकर काफी हैरान होता है, तो मास्टर से बताते हैं, मास्टर से कहते हैं कि ये एक बहुत ही पावरफुल शिप की तरह है जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये बहुत तेजी के साथ उड़ सकता है। इसको वैनिशिंग मून इमॉर्टल पैलेस कहा जाता है। ये मून गॉड राम का एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। कहा जाता है कि इसकी फ्लाइंग स्पीड इतनी ज्यादा है कि गॉड एम्परर भी इसका पीछा नहीं कर सकता, यानी गॉड एम्परर की स्पीड भी इससे कम है। जुंची इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि वाकई में दुनिया में कोई इतनी तेज चीज भी है जिसके पीछे गॉड एम्परर भी नहीं जा सकता। जुंची कहता है अगर ये लोग यहाँ पर अपने इस वैनिशिंग पैलेस को लेकर आए हैं तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत ही स्पेशल लोग होंगे। हो सकता है कि इसके अंदर मून गॉड एम्परर और उसकी नहीं होने वाली बीवी हो जिसको अभी तक किसी ने देखा नहीं हुआ कि वो कौन है। उसमें वाकई में मून गॉड एम्परर होता है। तो मून गॉड एम्परर उस पैलेस के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है, जरा देखो तो सही, बहुत सारे गेस्ट शैनजू सिटी में आ चुके हैं मेरी शादी की तकरीब को अटेंड करने के लिए। तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी लोग काफी वक्त से यहाँ पर इंतजार कर रहे हो हम दोनों के आने का, ताकि हम लोग यहाँ पर अपनी शादी की सेरेमनी को कंप्लीट कर सके। मून गॉड एम्परर सभी लोगों से कहता है कि जैसा कि तुम सभी लोग जानते हो पिछले लाखों सालों में मेरे पास बहुत सारी बीवियां थी, बहुत सारी कंकुबाइंस थी और उन सभी बीवियों में से मेरे बहुत सारे हजारों बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, लेकिन आज तक मैंने अपने लिए कोई भी क्वीन नहीं बनाई। मैंने सिर्फ शादी की लेकिन किसी को क्वीन का दर्जा नहीं दिया। आज फाइनली यहाँ पर शादी करने के बाद मैं इस लड़की को अपनी क्वीन बनाने वाला हूँ और आज के बाद तुम सभी लोग इसे गॉड क्वीन कहोगे, तुम सभी लोग इस बात के गवाह रहोगे। यहीं पर हमारे मास्टर स्टार गॉड राम के एम्परर को भी दिखाते हैं कि मास्टर स्टार गॉड राम के एम्परर वहाँ पर आते हैं और उसका मजाक उड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों के पहले से काफी ज्यादा खुंदक चल रही है, आपस में दुश्मनी चल रही है, तो वो तो एक दूसरे को ताने मारेंगे ही। स्टार गॉड एम्परर वहाँ पर आने के बाद उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम्हें बीवी मिल चुकी है और तुम शादी करने वाले हो तो फिर तुमने इसे छुपा कर क्यों रखा हुआ है, क्यों ना अब तुम यहाँ पर सभी को दुनिया के सामने से ले आओ, उसे दिखाओ कि वाकई में तुम्हारे पास एक बीवी है जिसे तुम क्वीन बनाना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है कि उसके सामने आने में शर्म आती है। तुम सभी लोग
आप जबकि यहाँ पर मौजूद हो। तुम में से बहुत सारे लोगों को ये कहानी पहले से पता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगी। आज से 30 साल पहले मैंने यहाँ पर एक लड़की से शादी करने की कोशिश की थी, जिसका नाम जुई वोगो था। वो एक गॉडेस थी, लेकिन वो टाइम रहते यहाँ से निकल गई क्योंकि किसी कमीने ने उसकी मदद की थी। किसी दूसरी राम के लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसके बाद से मेरी शादी के दिन यहाँ से किडनैप हो गई थी और उसके बाद मैं उससे शादी नहीं कर सका, जिसकी वजह से मेरी पूरे के पूरे गार्ड राम में इंसल्ट हो गई थी। उस कार एम्पर से कह रहा था कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये सब कुछ किसने किया था, लेकिन आज यहाँ पर मैं दोबारा से शादी करने वाला और दोबारा से अपनी क्वीन एस्टैब्लिश करने वाला हूँ तुम सभी लोगों के सामने। असली इस कार एम्पर यहाँ पर इस बात का विटनेस बनने वाले हैं। चलो देखते हैं कि आप सभी लोग मेरी वाइफ से मिलकर कैसा महसूस करते हैं। कि 30 साल पहले जो मैंने एम्बेरसमेंट को फील किया था, आज वो सारी की सारी एम्बेरसमेंट यहाँ पर खत्म होने वाली है। इसी के साथ ही मून गार्ड एम्पर जो होते हैं वो अपनी वाइफ का नाम पुकारते हैं और कहते हैं किंग जुई प्लीज यहाँ पर बाहर आओ और सभी लोगों को हेलो बोलो। तो इसी के साथ ही माना शुंची जो होता है, किंग जुई का नाम सुनते हुए झटका लगता है। आप सभी को पता ही होगा, अगर आपको याद हो तो माया शुंची की जो पहली शादी हुई थी एपिसोड के स्टार्ट में, पहली एपिसोड के स्टार्ट में माया शुंची की शादी होती है। इस लड़की के साथ उसकी शादी होती है, उसका नाम जिया किंग जुई होता है। तो किंग जुई का नाम सुनते ही माया शुंची काफी हैरान होता है। अंदर पहुंचने से कहता है कि ब्रदर शुंची अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें ये नाम जाना पहचाना लगता है? तुम्हारा शुंची कहता है हाँ, मेरी पहली वाइफ का नाम भी जिया किंग जुई था। इस वजह से ये नाम सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को 8 साल से नहीं देखा। पहुंचने से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गई तुम इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो गए, क्योंकि वो तुम्हारी पहली बीवी थी। हो सकता है कि तुम उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। साथ ही उसे कहता है वहाँ पर देखो नई गाड़ियां अपीयर हो चुकी है, नई मून गाड़ियां आ चुकी है। मून गाड़ियां ऊपर से है तो वो तुझे देखने के बाद शर्माना शुरू कर देता है और कहता है जरा देखो तुझे नई मून गाड़ियां कितनी ज्यादा खूबसूरत है, इसके सामने ब्रह्मा गाड़ी से बाकी की सभी गाड़ियां से तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। शुंची जो होता है वहाँ पर उसको देखने के बाद उसके हाथ में जो कप होता है उसको भी तोड़ देता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पोषण से कहता है पता शुंची तुम्हें क्या हुआ, और इसी के साथ ही मेरे शुंची की पावर्स वहाँ पर बिना कंट्रोल के रिलीज हो जाती है। फिर लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि पता शुंची अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारी पावर्स क्यों रिलीज हो रही है? हाँ, शुंची जो होता है वो बिल्कुल खामोश होता है और उन्हें कुछ भी बताने के लायक भी नहीं होता कि ये उसकी पहली बीवी है। मास्टर मो बिंगशान आगे बढ़ती है और शुंची से कहती है शुंची प्लीज शांत हो जाओ, हो सकता है कि ये वो ना हो जो तुम समझ रहे हो। लेकिन इसी के साथ ही में पहले चैप्टर के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर माया शुंची पहली बार इससे शादी कर रहा होता है। शादी करने के बाद वो दोनों अपने रूम में आते हैं और वहाँ पर शादी की सेरेमनी की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों गार्ड्स के सामने अपना सर झुका रहे होते हैं और आशीर्वाद ले रहे होते हैं। शुंची सोच रहा होता है कि मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ, मेरी पहली बीवी जिया किंग जुई है। वो सोच रहा होता है कि 8 साल के बाद फाइनली मैं तुम्हें यहाँ पर मिल रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम गार्ड राउंड में आ चुकी हो। ऊपर ब्रह्मा गार्ड्स का सीन भी दिखाते हैं। ब्रह्मा गार्ड्स भी माया शुंची को नोटिस कर रही होती है। वो कहती है अंकल दूसरा देखो तो सही, ये लड़का मेरी खूबसूरती को देखकर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर नई मून गार्ड्स को देखकर लड़के का रिएक्शन तो देखो जैसे कि ये इस लड़की को पहले से जानता है। मुझे लगता है कि इन दोनों के दरमियान में कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है, हम इसको यूज कर सकते हैं। अंकल गो से कहते हैं कि वो लड़की है ही बहुत ज्यादा स्पेशल, उस लड़की के पास ग्लेज्ड बॉडी है, ग्लेज्ड हार्ट है, इसी वजह से हो सकता है कि ये लड़का उसको देखकर इसमें इंटरेस्टेड हुआ हो। ब्रह्मा गार्ड्स कहती है कि उसके पास ग्लेज्ड बॉडी है फिर तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो अंकल गो से कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि उसके पास कुछ और भी है। गो से कहते हैं कि उस लड़के के पास प्योर यिन और यांग वाली बॉडी है, यानी कि उस लड़की के पास ऐसी चीजें हैं जो आपको चाहिए, आप उस लड़की की बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और उस लड़की के पास से वो ले सकते हैं जो आपको चाहिए और इससे आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे। ब्रह्मा गार्ड्स को इस बात से और झटका लगता है और कहती है क्या वाकई में उस लड़की के पास ग्लेज बॉडी होने के साथ साथ 9 एग्जीक्यूटेड बॉडी भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर साथ में अंकल गू से पूछते हैं अंकल गू मुझे ये बताएं क्या उसकी यिन एनर्जी प्योर है कि कहीं क्या वो अभी तक वर्जिन है, क्या उसने कभी किसी के साथ डबल कल्टीवेट तो नहीं किया? गू से कहते हैं जितना मैं देख पा रहा हूँ वो लड़की अभी तक वर्जिन है, यानी कि उसने किसी के साथ भी डबल कल्टीवेट नहीं किया। ये बात तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तो ब्रह्मा गार्ड्स इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है यहाँ पर तो एक तीर से 2 शिकार किए जाएंगे। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ट्रिप रही क्योंकि मैं जहाँ पर शादी में आई, शादी में आने का मुझे कुछ न कुछ फायदा तो हो ही गया। नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर माया शुंची मास्टर मो बिंगशान से कहता है मास्टर मो बिंगशान आपको क्या लगता है क्या मेरी वाइफ को पता होगा कि मैं अभी तक जिंदा हूँ? तो मो बिंगशान उसे कहती है हो सकता है कि उसे पता हो। इसी के साथ ही एक नौकरानी ऊपर से अपने हाथ में गिफ्ट बॉक्स लेकर माया शुंची के सामने अपीयर होती है और उसे आकर हेलो बोलती है। तो माया शुंची कहता है कि तुम कौन हो? तो वो नौकरानी से अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं गार्ड क्वीन की मून गार्ड्स की पर्सनल नौकरानी हूँ और मैं जहाँ पर आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, मेरी गार्ड्स ने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है। तो माया शुंची उसे कहता है लेकिन ये गिफ्ट मेरे लिए क्यों भिजवाया गया है? तो वो नौकरानी उसे कहती है मेरी गार्ड्स ने कहा है कि सोंग स्नो राम के लोगों ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी जब उसे मदद की जरूरत थी, इसी वजह से वो मास्टर जुन को ये वाला गिफ्ट देना चाहती है क्योंकि आप सोंग स्नो राम के चैंपियन है, इसी वजह से। माया शुंची उसे कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो वो नौकरानी उसे कहती है हाँ आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं? तो माया शुंची उसे कहता है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी नई मून गार्डेस ने क्या उसने बैटल ऑफ गार्ड्स को देखा था जिसमें मैंने फाइट की थी, जिसका मैं चैंपियन बना हूँ? क्या उसने बैटल ऑफ गार्ड्स देखी थी? नौकरानी उसे कहती है कि हमारी यंग मिस को इस तरह की चीजें देखना बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं उन्हें बताती रहती थी कि वहाँ पर सोंग स्नो राम से ब्रदर शुंची है जिसने पहले नंबर के ऊपर पोजीशन को हासिल किया है, लेकिन उन्होंने पर्सनली इसको नहीं देखा,
और उन्होंने पर्सनल प्रोजेक्शन को देखा भी नहीं। तो हमारा शुंची उस बॉक्स के अंदर से गिफ्ट निकाल लेता है और साथ ही वहाँ पर एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा रख देता है। इसे कहता है कि तुम्हारी गार्डन मेरे लिए बहुत अच्छी है, उसने मेरे लिए गिफ्ट भेजा, तो मैं यहाँ पर इसके गिफ्ट को खाली वापस कैसे भेज सकता हूँ, मैं भी उसके लिए रिटर्न में गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। मेरा ये गिफ्ट स्पेशली जाकर गार्डिस को देना और साथ ही उसे कहना है कि इस गिफ्ट को वो अपने हाथों के साथ खोले, किसी और को इस गिफ्ट को खोलने की इजाजत नहीं है। कहानी उसे कहती है लेकिन हमारी गार्डिस को तो दिन में हजारों लाखों गिफ्ट आते हैं, लेकिन मैडम ने कभी भी किसी गिफ्ट को हाथ भी नहीं लगाया। वो सारे गिफ्ट तो हम ही लोग ओपन करते हैं और उनको देखते हैं। शुंची उसे कहता है कि जाकर अपनी गार्डिस को सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम बता देना। उसे कहना कि ये गिफ्ट मास्टर लियू जुन जाओची ने भेजा है, तुम्हें बस जाकर उसे मेरा नाम बताना है और उसके बाद देखना वो खुद ही इस गिफ्ट को ओपन कर लेगी। उसे कहना कि ये उसकी शादी का तोहफा है। तो हमारे शुंची ने फाइनली जहाँ पर अपना पुराना नाम यूज किया है। हमारे शुंची का पहला नाम जाओची हुआ करता था और उसके बाद हमारे शुंची ने अपना नाम चेंज किया।